हेलो एवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और माई सेल्फ अंकुर सिंह, आई एम एन आईसीएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। ओके, तो आज का जो हमारा बेसिकली ये सेशन है, इसमें आज मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस कवर करूंगा। टेक्निकल एनालिसिस का मैं अभी हमारा जो क्लास होता है उसमें तो हम एक एक टॉपिक को प्रॉपरली वन डे का क्लास में 1.5 से 2 घंटे में कवर करते हैं। एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन बेसिक टू एडवांस आते हैं वहां पे। बट यहाँ पे जो हमारा आज का सेमिनार है, इसमें मैं चाहूंगा कि जितने भी टेक्निकल एनालिसिस में जो भी चीज मैं यूज करता हूँ, या जो विजय सर या हम जो यूज करके आपको ग्रुप में जो भी शेयर शेयर करते हैं, या जो भी स्टॉक हमारे रडार में आता है हम उसको शेयर करते हैं, तो हम वहां पे क्या क्या चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इस 2 से ढाई घंटे के सेशन में कवर कर दूंगा। अगर आपको और भी ज्यादा एडवांस सीखना है तो फिर उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। बट यहाँ मैं इतना आपको बता दूंगा ताकि आपको कभी कोई पैनिक ना हो। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई स्टॉक को आपने ले लिया है और आपको समझ में नहीं आ रहा वहां से क्या करना चाहिए, तो आपके पास में अगर इतना बेसिक नॉलेज भी है ना, तो उसके व्यू पे आप नॉर्मली समझ पाएंगे कि इस स्टॉक को मैं कहाँ तक रख सकता हूँ। और सपोज आप हमारे हमारे गाइडेंस में नहीं है, आप खुद से भी अपना रिसर्च करते हैं, तो आप वहां से रिसर्च करके भी आपको अगर चार्ट थोड़ा बहुत भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके व्यू पे भी आप नॉर्मली अपने से भी ट्रेड कर पाएंगे, अगर आपने अच्छे से इसको समझा तो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, सपोज कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कुछ इशू होता है, मीन्स हिंदी उनको समझ में कम आता है, वो बेसिकली साउथ बैकग्राउंड के लुक लाइक सपोज चेन्नई हैदराबाद, तो उनको नहीं आता। तो उनके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। उस रिकॉर्डिंग से अगर आपको दोबारा सुनना होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, तो उसको धीरे धीरे करके, जैसा आपको पॉज करके जहां पे जो ना समझे आप उसको 1 से 2 बार देखेंगे तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आ जाओ फिर हम आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कोई भी स्टॉक को अगर हमको बाय करना होता है, सपोज जो मार्केट में कोई बड़े स्टॉक है, लुक लाइक टीसीएस, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आपका बजाज फाइनेंस, ये सब तो आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। अगर ये सब आपने नाम सुना हुआ तो ये सब कंपनियों के बारे में आप कुछ हद तक जानते हैं और कुछ हद तक आप इनके प्रोडक्ट भी यूज करते हैं। ओके, अगर आप इनका यूज करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये कंपनियां कैसी हैं। लेकिन कुछ कंपनियां बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होने का सेंस क्या, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जिनका मार्केट कैप भी 100 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास का है। तो उनका प्रोडक्ट क्या हमारे पास पहुंच नहीं पाता, हम उनकी डिटेल्स जान नहीं पाते कि भाई ये कंपनियां कैसा काम करती हैं। तो उसके लिए अगर हम मार्केट में आते हैं तो हमें रिलायंस वगैरह का तो सब कुछ पता है, लेकिन अगर मान लो आपको कुछ छोटी कंपनी आपको वो समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम 2 टाइप के एनालिसिस करते हैं। नंबर वन, फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कंपनी की हेल्थ कैसी है। हेल्थ बोले तो कंपनी कैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है पिछले 2 सालों 4 सालों में, कंपनी ने क्या सेल्स जनरेट किया है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो सब हम उसके फंडामेंटल में देखते हैं। साथ ही साथ हम वहां से उसका वैल्यूएशन निकालते हैं। वैल्यूएशन निकालने का सेंस क्या, कि कंपनी की जो फाइनेंशियल है, कंपनी कितना सेल्स कर पा रहा है, कंपनी कितना प्रॉफिट बना पा रहा है, कंपनी में कितने प्रमोटर है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, ये सारी चीजों को देख करके हम उसका वैल्यूएशन निकालते हैं कि मार्केट को इसको कितने रुपए पे ट्रेड करना चाहिए। सपोज कोई स्टॉक है, जैसे सपोज अगर मैं आपको एक एचबीएल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे दूं, कि एचबीएल इंजीनियरिंग अभी मान लो सपोज आपका 400 के आसपास चल रहा है। अगर 400 के आसपास जो भी प्राइस चल रहा हो अभी, उस प्राइस पे अगर हमने उसका वैल्यूएशन निकाला फंडामेंटल के बिहाफ पे कि उसके पास कैश फ्लो इतना है, उसका कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना है, सेल्स इतना हो रहा है, इसके बिहाफ पे हमने इसका एक वैल्यूएशन निकाला। उसका एक मेथड होता है, वो जब हम फंडामेंटल पढ़ाते हैं तो हम उसमें बताते हैं कैसे आप निकाल सकते हो। तो अगर आपने वो वैल्यूएशन निकाला कि सपोज अगर स्टॉक का प्राइस 400 चल रहा है और उसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है स्टॉक की 500, अगर 500 रुपए निकल के आ रही है लेकिन अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है मान लो 400 रुपए पे, तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यूड है तो स्टॉक क्या फेयर होने के लिए ऊपर जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कभी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज हो तो आपने फंडामेंटल में निकाल लिया। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल देखने के बाद हम इसको किस लेवल पे ले सकते हैं, क्योंकि क्या फंडामेंटल क्या पर डे चेंज नहीं होता, फंडामेंटल कब चेंज होगा, हर क्वार्टरली अपडेट आता है। क्वार्टरली अपडेट में कंपनी ने कैसे रिजल्ट दिए हैं, उस रिजल्ट के बिहाफ पे उसका वैल्यूएशन अप डाउन होता रहता है। सपोज कंपनी का लगातार सेल्स बढ़ता है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं कहाँ पे आप फंडामेंटल, तो आपको सब लोगों को मालूम होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग मार्केट के बारे में समझते हैं। तो ये स्क्रीनर है, इसमें कंपनी का फंडामेंटल का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर कंपनी क्या काम करती है यहाँ पे आप डिटेल देख लो। एचबीएल पावर, इसका करंट प्राइस है वैसे 472 रुपीज है। ओके, अब इसके बाद में इसका आप चार्ट यहाँ पे बेसिकली चार्ट में बता रहा है, इसमें बहुत सारा कुछ है, प्राइस क्या चल रहा है एनएससी पे, 50 डीएमआर 200, ये सब मैं आपको एक ब्रीफ में आज पूरा गाइड करूंगा, कैसे चार्ट पे लगाना है, कैसे देखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रोज और कॉन्स में जाओ तो प्रोज में कंपनी के अपना डेप्थ रिड्यूस कर रहा है, ये अच्छी बात है। कंपनी अगर कोई भी कंपनी के पास में ज्यादा डेप्थ होता है तो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पाती, लेकिन अगर कंपनी के पास में डेप्थ
कम है तो कंपनी अच्छे से काम कर पाएगा, उसको जो भी अपने ऑपरेशंस कंप्लीट करने हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। और कंपनी के पास कैश रहेगा तो वो जो उनको ऑर्डर मिल रहे हैं वो ऑर्डर को भी जल्दी फुलफिल कर पाएगा। अगर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, कैश ही नहीं है, तो उसको कोई कितने बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप ऑर्डर ही कंप्लीट नहीं करके दोगे तो आपके पास पैसे कैसे आएंगे। जैसे सपोज अगर आप कोई चीज, अगर आप शादी में कभी जाके कुछ भी ऑर्डर करते हो, शादी मतलब किसी आपने दुकानदार को बोला कि भाई हमारे यहाँ कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में आपको ये अपनी जो भी आप बेचते हो वो हमारे यहाँ आके सप्लाई करना है, मतलब आपको हमारे फंक्शन में प्रोवाइड करना है। अगर आपने उसको बोला लेकिन उसके पास भी, जो आदमी को आपने बोला उसके पास भी तो कुछ पैसा होना चाहिए जिससे वो रॉ मटेरियल लाएगा, वो बना के हमारे यहाँ शादी में पहुंचा पाएगा। अगर वो नहीं पहुंचा पाता तो हम उसको पैसा क्यों देंगे। तो इसके लिए तो आपके पास कम से कम थोड़ा पैसा तो होना चाहिए ना, ताकि आपको जो ऑर्डर मिल रहा है वो तो फुलफिल होने चाहिए। और ये ऑर्डर के कंपनी के पास कैश फ्लो कब होगा, जब उसके पास ये डेप्थ कम होगा और उनके कंपनी का अपना डेप्थ कम कर रही हो और उसके पास में डेप्थ ना हो, तब उसके पास पैसा बचेगा। अदरवाइज आप जो नेट प्रॉफिट कमा रहे हो उसको आप ज्यादातर क्या करेंगे, डेप्थ प्रोवाइड कर दे, इंटरेस्ट पे कर दे रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आपके पास प्रॉफिट ही कम बचेगा। तो ये चीजें हमारे लिए देखना इंपॉर्टेंट होता है किसमें, फंडामेंटल में। उसके बाद आप देख लो उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट कि इसका सेल्स क्या हो रहा है, जून क्वार्टर में क्या था, सितंबर क्वार्टर में क्या था, दिसंबर क्वार्टर में था। ये देखो कि ये जो रिजल्ट आते हैं हर क्वार्टर में आते हैं। क्वार्टर मतलब जैसे अभी एक क्वार्टर क्या चल रहा था हमारा, जैन टू मार्च। अब इस जैन टू मार्च में कंपनी ने कितना सेल्स किया, क्या किया, उसका अपडेट कब से आना शुरू होगा, अप्रैल में 10 तारीख से आना शुरू होगा, जिसको हम बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। साथ ही साथ आपका ईयरली रिजल्ट, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर है तो फोर्थ क्वार्टर में आपका ईयरली रिजल्ट भी इसी सीजन इसी क्वार्टर में आएगा। तो अब यहाँ पे जो 3 महीने में इसमें चेंज होगा, इसके भी ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे होना चाहिए। लेकिन ये तो फंडामेंटल में है ना। अब फंडामेंटल हर 3 महीने पे आएगा, लेकिन इसका जो टेक्निकल व्यू देखना है वो हमें चार्ट पे पता चलेगा कि चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहे हैं, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, अपने डिमांड जोन के पास है, सप्लाई जोन के पास में है, यहाँ पे कौन सा ऐसा कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है कि बेरिश पैटर्न बन रहा है। क्योंकि मार्केट में जो आपके फंडामेंटल एनालिसिस है वो तो एक बार आपने देख ली तो आपको समझ में आ गई कंपनी ऐसा काम कर रहा है, लेकिन आपको चार्ट को पर डे चेक करना पड़ता है कि अभी स्टॉक क्या बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। अगर बुलिश हो रहा है तो वहां पे मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट बोले तो ऑपरेटर है, आपका ट्रेडर है, एचएनआई है, या आपका जो भी है मार्केट में, वो सारे लोग स्टॉक को क्या, स्टॉक पर अपनी नजरें बना के रखेंगे। उनके पास बहुत सारे अलर्ट होते हैं, लुक लाइक उन्होंने स्क्रीनर का प्रीमियम ले रखा है, अलग अलग चीजों का उन्होंने प्रीमियम ले रखा है, जिसके बेस पे उनको भी एक अलर्ट आता है कि ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट दे रहा है, ये इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है, या इसमें ये वैल्यूम हाई वैल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है। फिर उसके बाद उसमें उनका वैल्यूम आना शुरू होता है। तो आपको पहले फंडामेंटल देखना है, बट फंडामेंटल के बाद आपको कहाँ फोकस करना है, टेक्निकल पे। और टेक्निकल में हम कहाँ से, टेक्निकल पे आप कैसे देख सकते हो, टेक्निकल के लिए देखो ये होता है हमारा चार्ट। ओके, अब इस चार्ट में जिन लोगों को आता है, मार्केट समझ में आता है, चार्ट समझ में आता है, उनको तो ये समझ में आता है कि भाई अभी ये क्या बता रहा है, कैंडल्स क्या बता रही है, मूविंग एवरेज कौन सा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी स्टॉक क्या ऊपर जाएगा यहाँ से या स्टॉक नीचे जाएगा। ये हमारा जो डिमांड जोन था क्या ये ब्रेक करके और भी नीचे जा सकता है, या हमारा जो सप्लाई जोन था क्या ये प्राइस इस लेवल के ऊपर जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको अभी बताऊंगा। बट टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि पास्ट में कोई स्टॉक ने कैसा रिएक्शन दिया है, मतलब पास्ट में स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या था, जिसके बिहोव पे हम उसके फ्यूचर में आने वाले उसका क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे ये कैसा रिएक्शन दे सकता है। तो हम उसका जो पास्ट का प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन बेसिकली कैंडल, चार्ट पैटर्न और आपका जो मूविंग एवरेज के बिहाफ पे क्या टोटली उसकी हिस्ट्री है, उसके बिहाफ पे आने वाले फ्यूचर में ये स्टॉक क्या प्रिडिक्ट हो सकता है, कहां तक जा सकता है, उसके बिहाफ पे हम ये टेक्निकल एनालिसिस में सारा कुछ प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई क्या हो सकता है। उसके बिहाफ पे हम अपना स्टॉक शेयर करते हैं कभी कभी कि भाई अभी इसका प्राइस एक्शन जो अभी बुलिश प्राइस एक्शन बनना है, यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मूव दिखा सकता है, यहाँ से 40-50 रुपए जो भी है वो ऊपर जा सकता है। अगर लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर सकता है तो हम उसको क्या, हम उसको वेट कर दें कि हम इसको आराम से आने दो, जहां पे इसका डिमांड जोन बनेगा हम वहां पे स्टॉक को पिक करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने सीख लिया तो आप चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, या आपका यूएस मार्केट हो, या आपका कोई भी मार्केट हो, जहां पे ये बेसिकली जो चीजें चार्ट के बिहाफ पे ट्रेड होती, टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे ट्रेड होती, वहां उस मार्केट में आप इजिली ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको कैंडल्स और आपका जो प्राइस एक्शन है वो समझ में आना चाहिए वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि ये सारी चीजें चार्ट अगर आपको ये आ गया तो चार्ट आपको एक बार में बस आप देखोगे फिर समझ में आ जाएगा। और आपको क्या, फंडामेंटल तो आपने समझ ही रखा है कोई भी स्टॉक का, टेक्निकल आपने यहां से देख लिया, बस आपको क्या देखना है, पर डे न्यूज को ट्रैक करना है,
कौन से सेक्टर पे फोकस हो रहा है। जैसे अभी विजय सर ने आपको ग्लोबल फैक्टर कवर किया, डोमेस्टिक फैक्टर कवर किया, तो डोमेस्टिक में क्या बन सकता है, ग्लोबल में क्या बन सकता है, उसके व्यू पे मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या बनेगा कि मार्केट आगे चल के पॉजिटिव होगा। मतलब जो भी माइक्रो लेवल पे जो भी फैक्टर होने वाले हैं। 1 मिनट। सॉरी एक कॉल आ गया था। ओके तो आपको इसके ब्यॉप पे सारा जो डिटेल्स है आपको यहाँ से पूरा चार्ट हमें ये सारा कुछ अपडेट करके बताएगा कि हम क्या किस ब्यॉप पे कोई स्टॉक को निकाल सकते हैं। ओके तो अब आ जाओ कि चार्ट किस किस चीजों पे काम करता है। वैसे अभी मैं डीप में जाऊंगा तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में जो भी चीजें मैं कवर करता हूँ वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। देखो अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड टू एवेलुएट एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट of financial assets such as stock, currencies, commodities by analyzing historical market data, प्राइमली प्राइस एंड वैल्यू। इसमें आपको क्या कि हम जो प्रीवियस में कोई भी अगर आपने फ्यूचर प्राइस मूवमेंट हमें प्रिडिक्ट करना है तो हम उसके पास्ट का जो डाटा है उसको हमको देखना पड़ेगा, उसके बेस पर उसका फ्यूचर का जो मूवमेंट है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर इस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आप स्टॉक, करेंसीज, कमोडिटी सब कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसा रुपया आप देखते हो रुपया यहाँ से क्या स्ट्रांग होगा या वीक होगा, वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज क्या होने वाली, गोल्ड और सिल्वर क्या होने वाला, वो सब हम चार्ट पे देख लेंगे। ठीक है, अगर चार्ट पे आपको दिख रहा है तो वो दिखेगा। बाद में आपको जो ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है, ट्रेंड बोले तो जो माइक्रो लेवल पे मतलब क्या ट्रम्प टैरिफ लगाएगा, तो ये सब माइक्रो लेवल की, क्योंकि हम इकोनॉमी में दो चीजें देखते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो लेवल जो होता है वो हमारे मार्केट को ज्यादा इफेक्ट करता है और ज्यादातर लोग फोकस माइक्रो लेवल पे ही करते हैं। माइक्रो पे ज्यादा फोकस आदमी कम करता है क्योंकि माइक्रो वो जो मार्केट को ज्यादा हिट करता है हमें। ओके तो आपको ये सारी चीजें इसके व्यू पे आपको देखना है, हिस्टोरिकल डाटा पे। साथ ही साथ आपको प्राइस एक्शन देखना है। प्राइस एक्शन में आपको कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न और आपको मूविंग एवरेज, एवरीथिंग वॉल्यूम के साथ में कंपेयर करके चेक करना है। अगर आपने प्राइस एक्शन समझ लिया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस में पांच चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें नंबर हम वन क्या है हमारा प्राइस चार्ट, नंबर टू ट्रेंड कि कोई स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर हम इंडिकेटर, जैसे कि आपने इंडिकेटर का तो बहुत सारा नाम सुना होगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जो हम यूज करते हैं, बाकी सब हमारा प्राइस एक्शन के बेस पे हो जाता है। हमें इंडिकेटर का नीड नहीं पड़ता, अगर एक दो पड़ता भी है तो हम उसको ज्यादातर हाइड करके रखते हैं। कभी अगर हमें वहां से कंफर्मेशन लेना होता है तो हम उसके बेस पे फिर आपको लेते हैं। ओके अब इसके बाद फिर आपको इंडिकेटर के बाद पैटर्न, जैसे अभी आपको विजय सर ने कुछ पैटर्न दिखाया था, राउंडिंग बॉटम दिखाया था, डबल बॉटम दिखाया था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाया था, वो सब पैटर्न में आपको कुछ सिलेक्टेड पैटर्न है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा कैसे बनता है वो सब कुछ। उसके बाद वैल्यूम, वैल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी ऑपरेटर को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे बिग प्लेयर को फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो हमेशा आपको आपसे बचने के लिए मतलब मार्केट की सब चीजें छुपा लेते हैं आपसे। जैसे आपको कोई न्यूज आने वाला है, ओके, आपसे अगर कोई न्यूज छुपा ली वाला है, अगर उन्होंने सब कुछ आपसे छुपा लिया लेकिन वो अपनी, अगर उनको कोई चीज को बाय करना है ना तो वो आपसे वैल्यूम को नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि वैल्यूम में हमें सब कुछ दिखता है कि कोई आदमी कहाँ पे कितनी पोजीशन बना रहा है, कोई ऑपरेटर एंटर कर रहा है, कोई बिग प्लेयर एंटर कर रहा है या कोई नॉर्मल रिटेलर बाय कर रहा है, वो सब कुछ हमें इस वैल्यूम के थ्रू समझ में आता है। ओके तो आ जाओ हम वन बाई वन देखते हैं कि इस पांचों में आपको क्या, पहले मैं आपको वन बाई वन पांचों दिखाऊंगा, फिर लास्ट में कोई स्टॉक को आपको कैसे पिक करना है वो भी मैं आपको, इस पांचों चीज का कंफर्मेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके तो नंबर वन जो प्राइस चार्ट है, प्राइस चार्ट में हम बेसिकली यूज क्या करते हैं इन टेक्निकल एनालिसिस, वी यूज चार्ट लाइक लाइन, बार और कैंडल स्टिक चार्ट। जैसा आपको कैंडल स्टिक वहां पे दिख रहा था वो दिखाऊंगा मैं। टू विजुअलाइज प्राइस मूवमेंट ओवर अ टाइम, दिस चार्ट हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवेज एंड की लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके अब इसके बेस पे हम जो प्राइस चार्ट में कैसे यूज करते हैं, तो आपको अगर आपको वो चार्ट नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मली क्या चार्ट आप कैसे देखना है, तो आप इसके लिए आपका जो ब्रोकर है चाहे जीरोधा यूज करते हैं एंजल वन, वहां पे भी आपको चार्ट पे क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। नहीं तो आपको गूगल पे देखना है तो आप जाओ, जस्ट नॉर्मल गूगल क्रोम ओपन करो, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू लिखो, ट्रेडिंग व्यू लिखते ही आपका ये ओपन हो जाएगा बाल। ओके उसके बाद कोई भी स्टॉक का नाम डालोगे, सही कौन है या एचबीएल इंजीनियरिंग, जेडब्ल्यूएल, कोई भी आप नाम डालो जो भी आपको देखना है, उसके बाद में आपको इजिली आप वहां पे ये चार्ट आ जाएगा। अब इसको देखने के लिए कुछ लोगों को देखने के लिए ये क्या, ये कैंडल्स है,
ये जैपनीज कैंडल इसको हम बोलते हैं बेसिकली। अगर इसको कुछ लोग यूज करने के लिए हम इसमें कैंडल की जगह कुछ लोग इसको लाइन भी यूज कर लेते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन आ गया, फिर अगर आप लाइन हटा दोगे तो फिर लाइन के साथ मार्कर आ गया इसमें। फिर और भी बहुत टाइप की चीजें हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप से बार यूज कर सकते हो, आपको हेल्थ नासी अलग टाइप की कैंडल। लेकिन हम जो बेसिकली यूज करते हैं वो एक नॉर्मल कैंडल्स होती है जिसको हम बोलते हैं जैपनीज कैंडल स्टिक। अब जैपनीज कैंडल स्टिक को समझने के लिए कि भाई आपको इसमें दो ही टाइप की कैंडल होती है, एक रेड और एक ग्रीन होता है। अगर रेड और ग्रीन बाकी अगर आप लोग अपने से चेंज करना है अब वो कलर, तो जब आप एक बार समझ जाते हो तो सिचुएशन को, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हो। ओके, लेकिन इसमें जाने से पहले कैंडल स्टिक बहुत टाइप की कैंडल स्टिक होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कम से कम 25 से 26 टाइप की कैंडल स्टिक होती है। कुछ बुलिश कैंडल स्टिक होती है, कुछ बेयरिश कैंडल स्टिक होती है। लेकिन कैंडल्स को समझाने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा डिमांड जोन और आपको एक सप्लाई जोन क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन सी कैंडल को, बुलिश कैंडल को कहाँ देखना है और बेयरिश कैंडल को कहाँ देखना है। देखो, अब इसको अगर मैंने इसको हटा दिया तो आपको जिस लेवल से मल्टीपल टाइम स्टॉक रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट होने का मतलब मल्टीपल टाइम सेलिंग आ रही है, वो हमारा सेलिंग आपका सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन बोले तो रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि जिस लेवल पे स्टॉक जाता है लेकिन वहां पे बार बार सेलिंग आ रही है, वहीं से रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आप इसको नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस लेवल से आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे एक बार प्राइस ऊपर गया, इसमें अगर नॉर्मली हम देखें तो प्राइस ऊपर जा रहा है, रिजेक्ट, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा लेकिन नहीं जा पा रहा, फिर ऊपर जा रहा है, इसमें से रिजेक्ट, और उसके बाद देखो फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे रिजेक्ट, फिर देखो नीचे है, फिर ऊपर गया और इस लेवल से रिजेक्ट। मतलब मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट हो गया। मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक बड़ा सप्लाई जोन बन गया। मतलब जो सेलर है वो लोग यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं और ये हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी बन गया। लेकिन इसके बाद जिस लेवल से फर्स्ट टाइम बायर बाय करने आता है या जिस लेवल पे बायर को लगता है कि प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, तो अगर जिस लेवल से प्राइस आपका रिजेक्ट होता है जहां पे बायर आता है, हम उसको बोलते हैं डिमांड जोन और उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। डिमांड जोन और सपोर्ट लेवल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं, दोनों एक सेम है, बट बोलने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, कभी कुछ यूज कर लेते हैं। तो आपको जैसे अगर मैं इसमें नॉर्मल वे में देखूं तो आपको ये यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट टाइम बायर यहाँ पे आया और बाय करने के बाद प्राइस ऊपर ले गया, फिर देखो नीचे आया, फिर बायर आया। मतलब ये हमारा एक शॉर्ट टर्म के लिए एक डिमांड जोन बन गया, यही हमारा एक सपोर्ट बन गया। तो सपोर्ट आपको नॉर्मली ये नीचे सपोर्ट और इसी को डिमांड जोन, ये हमारा सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस हमारा ये बन गया। ओके, अब इसके बाद में जब आपने ये देख लिया तो अब हम आते हैं कैंडल। क्योंकि कैंडल देखो बहुत सारी होती है लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल ही मैं आपको यहाँ बताऊंगा जो आपके लिए समझदार, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया 2 से 3 कैंडल तो उसके बाद बाकी सारी कैंडल्स उस प्राइस एक्शन के बिहाफ पे अपने से बनती है। वो कैंडल की बॉडी पे आप समझ जाएंगे कि बेसिकली क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको आता हूं तो उसमें हमारा एक जो कैंडल बनता है वो बनता है हैमर। हैमर आपको मैं इस चार्ट में नहीं, लेकिन मेरे पास दूसरा चार्ट ओपन है, मैं उसमें आपको हैमर दिखाता हूँ जिससे ये डाउ जोन्स है। ठीक है, अगर ये कैंडल है तो आपको ये हर जगह काम करेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हैमर से पहले आपको एक कैंडल का वैल्यू बता दूं कि रेड और ग्रीन कैंडल क्या होता है। जैसे आप देखो कोई भी कैंडल रेड कब बनता है, मैं इसको मूविंग एवरेज वगैरह सब हाइड कर देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, अब देखो इसमें ये खाली चार्ट है। ओके, ये आपका आवरली चार्ट है। आवरली मतलब एक कैंडल जो है वो 1 आवर पे बन रहा है। मतलब एक घंटे में जो भी बाइंग सेलिंग मार्केट में हुई है उसकी एक्टिविटी को ये बता रहा है। अगर कोई भी स्टॉक प्राइस जिस लेवल पे ओपन होता है, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, जिस भी लेवल पे ओपन होता है, अगर वो अपने ओपनिंग लेवल से नीचे क्लोज होता है तो वहां पे कैंडल हमेशा रेड बनती है। ये आपको देख के चल रहा है। अगर आपको सपोज ये रेड कैंडल है तो आपको इसका ओपनिंग कहाँ हुआ होगा, अगर मैं इसका ओपनिंग आपको दिखाऊं तो इसका ओपनिंग इस लेवल पे हुआ है, अपर लेवल पे, और इसका जो क्लोजिंग है आपको अगर इसका क्लोजिंग दिखाएं तो क्लोजिंग हमेशा जिस लेवल पे ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज देगा। तो देखो ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, तभी ये हमारा रेड कैंडल बना है। ओके, अब इसका अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक बार आप देख लेना इसको, यहाँ पे ये दिखेगा आपको, इसको देखना जो मैंने हाईलाइट किया है। ओके, अब इसके बाद मैंने इस पे कर्सर रखा, देखो आपको दिख रहा है ओपनिंग, ओ का मतलब ओपनिंग 42,202, ये हमारा ओपनिंग लेवल हो गया। हाई देखो जिस लेवल पे हाई बनाएगा आज का, वो हमारा हाई बनाने के बाद ये वीक होता है। ओके, अब अपर वीक जो उसका हाई बनेगा, लेकिन हाई जहां बनता है उसके ऊपर वहां पे क्लोज नहीं देता, तो ये हमारा हाई हो गया। तो देखो हाई दिख रहा है आपको 41,000
इसका हाई है 42,258, ओके। और लो देखो, इसका लो इस लेवल के आसपास नीचे, आप वहां पे भी देख सकते हो 41,832 है, और साइड में भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि किस लेवल पे क्लोज हुआ है, ओके। तो ये हमारा क्लोज है और साथ में लो भी है। तो आपको ऐसा कोई भी कभी भी कोई स्टॉक प्राइस अगर नीचे ओपनिंग से नीचे क्लोज होता है, सीधा रेड कैंडल बनेगा। अब इसके अपोजिट आ जाओ ग्रीन कैंडल में, तो कोई भी स्टॉक चाहे उसमें पॉजिटिव, अगर उसमें पॉजिटिव न्यूज है और वो जिस लेवल पे ओपन होता है, सपोज अगर इस लेवल पे ये ओपनिंग हुआ, नीचे से ओपनिंग, क्योंकि जिस लेवल पे ओपन होगा उसके ऊपर क्लोज देता है, तो वहां पे बेसिकली ग्रीन कैंडल बनता है। ग्रीन कैंडल देखो बन गया। अब ग्रीन कैंडल बनता है तो इसका मतलब क्या कि बायर का डोमिनेशन, और रेड कैंडल का मतलब क्या हुआ, सेलर का डोमिनेशन, दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पे इसका ओपनिंग देखो कहां पे हुआ, इस पे मैंने कर्सर रखा है, इसका ओपनिंग देखो 42,180, और इसका हाई देखो 42,536, और इसका क्लोजिंग देखोगे तो 42,500, ओके। तो आपको यहाँ पे 300 पॉइंट के ऊपर ये क्लोज दिया, तो ये हमारा बेसिकली ग्रीन कैंडल बन गया। अब ग्रीन कैंडल जब बन गया तो अब हम आते हैं कि कौन सा कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम केवल 3 कैंडल पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, वो 3 कैंडल मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे नंबर 1 हमारा हैमर। हैमर जो होता है एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। इसका आप देखेंगे तो जो आप नॉर्मली घर में हैमर यूज करते हो कभी कील को ठोकने के लिए दरवाजे में, सेम वैसा ही होता है। तो अगर आपको कभी भी, हम जैसे कोई भी स्टॉक हम शेयर करते हैं, लाइक आपका रेलटेल, एचबीएल या इरकॉन, कुछ भी हम शेयर करते हैं, अगर उसमें हमें ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिलता है जहां पे ये हैमर कैंडल बनाता है, हम सीधा इसके बाद में इस कैंडल को देखते हैं। एक तो पे बुलिश कैंडल है, इसके बाद जैसे ही सेकंड कैंडल इसके ऊपर ओपन होता है, हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा, और स्टॉप लॉस के बाद आपका जो भी टारगेट बनेगा, मतलब जिस भी लेवल से स्टॉक प्राइस रिजेक्ट हुआ है ऊपर के लेवल से, सपोज ये अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ सेलिंग आई तो हमने इस लेवल पे एंट्री ली। अगर आपको एंट्री लेना है तो नॉर्मली आप लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इसका स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो आपका प्राइस है, जिस भी लेवल पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपका स्टॉप लॉस है। साथ ही आपको जो टारगेट रखना है, जब मैं आपको कोई टारगेट हम शेयर करते हैं कोई भी स्टॉक का, तो हम उसका टारगेट भी देखते हैं कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड क्या बनना है। जैसे देखो इस पे मैंने क्लिक किया, तो अगर ये इस पे हमने सपोज इस लेवल पे बाय किया होता, इस लेवल पे हमने एंट्री ली, तो यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है 2.95 का। 2.95 का मतलब अगर स्टॉक नीचे जाता है तो हमें लॉस 1 पॉइंट का होगा, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो हमें 2.95 का प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको कभी भी हम कोई स्टॉक देते हैं, तो अगर आपको कोई अपने से भी एंट्री लेना है, तो आप इस रिस्क रिवॉर्ड के बिहाफ पे जब भी कोई बुलिश कैंडल दिखे तो आप इस लेवल पे अपनी एंट्री ले सकते हो। ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है जिसको हम हैमर बोलते हैं। अब इसके आ जाओ नेक्स्ट, हमारा बियरिश पैटर्न कौन सा होता है। अगर आपको मैं कोई बियरिश दिखाऊं, दूसरी हमारा कैंडल, जैसे आपको मैं इसका अपोजिट हो गया हैमर का, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ये हमेशा मार्केट में काम करती है, क्योंकि जो भी लोग होते हैं मार्केट में वो यही 3 चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए मैं आपको सब तो नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज्यादा फोकस करूंगा। अगर इसमें एक हमारा कियान हीट एक्सचेंज है, अब मैंने आपको अभी दिखा दिया कि हमारा एक सप्लाई जोन है। अब इस सप्लाई जोन से यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ रहा है। देखो 1 टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकेंड टाइम रिजेक्ट हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सब इसमें रिजेक्ट हो गया। अब इसमें जो हमारा अपोजिट होता है, जो शूटिंग स्टार होता है, इसको हम कई बार इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ कि जो हैमर बना उसका अपोजिट। अब देखो ये जो हमारा रेड कैंडल है, ये भी रेड है, ये ग्रीन है, ओके। अब ये जो रेड है ये हमारा इन्वर्टेड हैमर, इसी को हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो इसमें देखो, इसमें अपर सप्लाई जोन से सेलिंग आ रहा है, ऊपर से ये रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब रिजेक्ट होना अगर स्टार्ट हो गया, तो कभी भी सपोज हमने कभी भी हम एंट्री देते हैं, तो हम हमेशा कहां पे एंट्री देते हैं, अपना डिमांड जोन के पास में। अगर डिमांड जोन के पास एंट्री हम देंगे, तो उस टाइम पे मैंने आपको वहीं दिखा दिया, अगर मैं सपोज इस लेवल पे हमने एंट्री दिया, तो इस लेवल पे हमारा स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे होगा। मतलब जिस लेवल पे बायर आया है, अगर वो प्राइस बायर ने उस लेवल से पुश करना प्राइस को शुरू कर दिया, इस लेवल से बाय करना शुरू कर दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली इसके नीचे ही होगा। कि प्राइस अगर इसके नीचे गया तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा और यहां से फॉल करना शुरू कर देगा। तो हम इस लेवल पे बाय किया, और बाय करने के बाद जब उसका प्राइस रिजेक्ट होना शुरू हुआ, तो हम उस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे सप्लाई जोन के पास, तो देखना है कोई बेयरिश कैंडल बन रही है क्या। अगर बनना शुरू हो गई, तो जैसा ये हमारा शूटिंग स्टार एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अब इसमें जैसे ही ये कैंडल आपको दिखेगा रेजिस्टेंस पे, सप्लाई जोन पे, आपको क्या करना है, जस्ट आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट मार जाना है, ओके। अगर आप एग्जिट नहीं मारेंगे, तो ये स्टॉक अगेन इस लेवल से गिर के जिस लेवल पे गया था, इस लेवल से रनिंग इसका स्टॉक ऊपर गया था, ये अगेन इस लेवल से गिरते हुए अगेन इसी लेवल के पास अपने जो डिमांड जोन है, अगेन इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो भी स्टॉक होते हैं वो हमेशा
डिमांड जोन से सप्लाई जोन की ओर जाते हैं, फिर सप्लाई जोन से डिमांड जोन की ओर जाते हैं, और पूरे अपने जितना भी टाइमिंग होता है कोई भी स्टॉक का, ये पूरा लाइफ टाइम इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड करते रहते हैं। अगर आपको यही समझ में आ गया तो फिर आप कभी भी हमेशा स्टॉक को कहाँ लेंगे, जहां पे उसका डिमांड जोन होगा। अगर आप इस सेलिंग जोन या सप्लाई जोन के पास लेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा लॉस होगा। तो आप ऐसी जगह स्टॉक को पिक करना ना जाए। अगर आपके पास कभी भी सपोज आपने हमारा ग्रुप नहीं देखा, आपने कभी लिया अपने से, तो आपको ये देखना है कि कहाँ से क्या रिजेक्ट हो रहा है, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है कि, तो आपको वहां पे सीधा इसका यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके रखना है। अगर नहीं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, नहीं तो ये अगेन गिर के इस लेवल पे आ जाएगा। दैट्स इट। ओके, ये हमारा एक बुलिश मैंने बताया, एक बियरिश बताया। अब हमारा जो थर्ड आता है, थर्ड हमारा क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होता है डोजी। आपने कई बार नाम सुना होगा। अब देखो, जो मैंने आपको ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दो बताया, ग्रीन में मैंने आपको क्या बोला कि बायर का डोमिनेशन होता है, जिस लेवल से ओपनिंग होती है उसके ऊपर क्लोजिंग। लेकिन रेड में क्या होता है कि जिस लेवल पे ओपनिंग होता है उससे नीचे क्लोजिंग होता है। ओके, लेकिन जो डोजी होता है, डोजी में क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों का किसी का डोमिनेशन नहीं होता, दोनों फाइट करते हैं। जैसे सपोज कोई स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस लेवल, जैसे सपोज ये क्या, ये हमारा किस लेवल पे खड़ा है, ये हमारा एक सप्लाई जोन पे खड़ा है। मतलब यहाँ पे सेलर बड़ा कोई प्लेयर है जो इसको लगातार सेल करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे डोजी बन गया। अब डोजी बन गया तो मतलब ऊपर से अपना सेलर भी फुल कॉन्फिडेंस लगा के सेल कर रहा है, और नीचे से बायर आ रहा है फुल क्वांटिटी में बाय कर रहा है, स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है इसमें देखो, अगर इसमें जो बॉडी बना है, कैंडल का बॉडी बना है, वो बहुत छोटा सा है। मतलब कि जिस लेवल पे स्टॉक ओपन हुआ है इसके ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन एकदम छोटी सी डिफरेंस होगा। आप ऊपर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ओपनिंग इसकी देखो कहाँ हुई है, 940। यहाँ पे देखना, ओ देखो इसका ओपनिंग हुआ 940, क्लोजिंग हुआ 940.20। मतलब कितना ऊपर ओपन क्लोज हुआ, 0.20, मतलब 1 रुपए भी नहीं, 0.2 पैसा के ऊपर क्लोज दिया। अगर इतना कम पे क्लोज देगा तो आप बताओ कि बायर का नॉमिनेशन कहाँ हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो इसलिए जो डोजी बनता है इसमें हमेशा बायर सेलर किसी का डोमिनेशन नहीं होता, और ऐसे टाइम पे आपको डिसीजन लेना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको इसको वॉल्यूम के थ्रू आपने प्रिडिक्ट कर लिया और वॉल्यूम के थ्रू आपने समझ लिया, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता कि ये क्या यहाँ से रिजेक्ट होगा या यहाँ से ऊपर जाके ये फिर से नए सप्लाई जोन की ओर जाएगा, कि ये अगेन गिर के अगेन हमारे कहाँ आएगा, ये डिमांड जोन की ओर आते हुए दिखेगा। तो ये आपको जब भी ऐसा दिखे, अगर ये बीच में दिखता है तो हमें ज्यादा कोई टेंशन लेने का नीड नहीं। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन के पास बनता है तो आपको ये रिवर्सल के चांस होते हैं कि यहाँ से स्टॉक गिरेगा, और अगर ये डिमांड जोन के पास बनता है तो ये हमारा चांस होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। आपको मैं दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ सेम। देखो मेरे पास अभी उसका एग्जाम्पल है, मैंने ओपन कर रखा है। ये हमारा स्टॉक है लोकेश मशीन, पहले मैंने दिया था, लेकिन उसके बाद हम क्या इस पे से प्रॉफिट बुक करके निकल गए। ओके, अब इसमें देखो ये स्टॉक क्या नीचे से गया ऊपर। ओके, अब नीचे से ऊपर गया अच्छा खासा, यहाँ पे पहले डिमांड जोन था, इस लेवल से प्राइस ऊपर गया। उसके बाद देखो कहाँ पहुंच गया, सप्लाई जोन। मतलब जहां पे बड़ा प्लेयर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है या जो कोई ऑपरेटर है वो उसको ऑलरेडी उसको अच्छा खासा मूव मिल चुका है। 296 स्टॉक कहाँ आ गया है, अराउंड 400 के आसपास, और 400 को अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। अगर आपको आपने भी इस लेवल के आसपास, आपको चार्ट आता है, आपको मूविंग एवरेज आता है, आपने इस लेवल पे एंट्री लिया, मान लो यहाँ से ब्रेकआउट पे, तो आपने क्या देखा कि प्राइस ऊपर गया। अब आपको इसमें गैप अप ओपनिंग दिया। गैप अप ओपनिंग क्यों दिया भाई, रिजल्ट अच्छा आया था, कंपनी ने कुछ इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा दिया, और रिजल्ट आते ही मार्केट में लोगों को पता चल गया, इसलिए लोगों यार बड़ा ऑर्डर लगा दिया। लगाने के बाद में स्टॉक गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुल गया स्टॉक, तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे ये डोजी बन गया। मैंने आपको डोजी अभी बताया, ना तो बायर का डोमिनेशन है ना सेलर का डोमिनेशन है। तो आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इस टाइम आपको क्या देखना है कि क्या जो बड़ा प्लेयर है वो यहाँ पे बाय किया या सेल किया है। अगर आपको इतनी बड़ी इसमें वॉल्यूम दिख रही है तो ये दिख रहा है कि भाई इतना बड़ा बायर आया, तो ये वॉल्यूम बायर का ही दिख रहा होगा। लेकिन यहीं पे सारा गेम हुआ है। जब हम इसको आपको क्लास में बताते हैं तो इसको थोड़ा मैं और अच्छे से डिफाइन करते हैं कि यहाँ बेसिकली हुआ क्या। लेकिन आपको यहाँ पे जब भी डोजी दिखे तो आपको यहाँ पे हमेशा सतर्क होना है रेजिस्टेंस लेवल पे, नहीं तो ये प्राइस अगेन गिर के कहाँ आएगा, जिस लेवल पे चला था देखो उसी लेवल पे आते हुए दिख जाएगा। तो अगर मैं वैल्यू अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। तो देखो ये इसके बाद में जब डोजी रेजिस्टेंस बने तो आपको यहीं पे थोड़ा सतर्क होना है और अपना प्रॉफिट बुक करके साइड बैठ जाना। अगर कभी सपोज हमने अपडेट नहीं दिया आपको तो आपको अपने हिसाब से यहाँ प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ। इसके बाद देखो फिर धीरे धीरे स्टॉक गिरते हुए, कभी भी कोई स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया। अगर कोई स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है तब आप इसमें बने रहो, बट अगर नेक्स्ट कैंडल या कोई दूसरी कैंडल इसके ऊपर नहीं जा पा रही, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में अब प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, वो स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे ही आने वाला। देखो
उसके बाद में स्टॉक इस लेवल पे फिर से रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होने के बाद देखो धीरे 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 करके कहाँ आ गया, ये अपने डिमांड जोन के पास आ गया। जिस लेवल से चला था, जहां पे बायर आया था, देखो फिर वहीं पे आ गया। अब इस लेवल पे आने के बाद आपको क्या दिख रहा है, फिर से वही मैंने आपको जो बोला कि डोजी जब बनता है तो वहां पे क्या होता है, किसी का बेसिकली डोमिनेशन नहीं होता, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट है वो कहाँ पे बन रहा है। ये बन रहा है डिमांड जोन के पास, और डिमांड जोन के पास बन रहा है मतलब जो पैटर्न चल रहा था, जो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में था, वो यहां से चांस है कि ये रिवर्स होके अप ट्रेंड में आने वाला है। इसलिए जब देखो यहाँ पे डोजी बन गया, इस डोजी के बाद में आपको सीधा यहाँ से प्राइस मूव किया, और आपको अगर ऐसा डोजी अगर आपने ऊपर ले लिया है, सपोज आप बीच में कहीं स्टक हो गए, आपने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो अगर आपको कभी भी ऐसा डोजी दिख जाए तो आपको इसके नीचे पैनिक होने का नीड नहीं है। आराम से बैठो, और इसके नीचे अगर आपने लिया है तो स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओ। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं इस लेवल पे, तो इस लेवल पे एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सबसे फेवरेबल इसी लेवल पे होगा। इसमें देखो जब मैं आपको क्लास लेता हूं तो वहां बताता हूं कि इस लेवल पर अगर आप एंट्री लेंगे, तो हम इस लेवल पे सपोज एंट्री लिया हमने, इस डोजी को छोड़ दिया, नेक्स्ट कैंडल में एंट्री लेना है, इसमें हमने लिया। तो अब अगर इसका मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ सीधा इसके नीचे, हमको एसएल लगाना है। टारगेट आपका क्या है कि जिस लेवल ये सप्लाई, ये हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन से कहाँ जाते हुए दिखेगा, ये सप्लाई जोन की ओर, क्योंकि बीच में कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बड़ा रिजेक्शन नहीं है, तो ये अगेन हमारा टारगेट वही लेवल बनेगा जहां से इसका रिजेक्ट हुआ है। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ रिस्क रिवॉर्ड देखो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 8 का, मतलब अगर आपको यहाँ पे 1 रुपए का लॉस होगा, तो अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट हमें कितने रुपए का होगा, 8 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा हमेशा जो भी मार्केट में ट्रेडर होता है या आपका जो भी ऑपरेटर होता है, वो ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करता है जहां पे उसको रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल हो। क्योंकि अगर आप कभी भी कुछ कहीं भी आप कुछ बाय करने जाते हो, आप हमेशा वही ध्यान देते हो जहां पे आपको लॉस, सॉरी, जहां पे लॉस सबसे कम हो लेकिन आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे अगर आपको सपोज आपको लॉस 100 का हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका अगर टारगेट हिट होता है तो 800 का होगा। तो इसलिए ये लेवल आपका सबसे फेवरेबल होगा कभी भी किसी स्टॉक की एंट्री करने के लिए। ओके, तो ये हमारा बेसिकली मैंने आपको जो कैंडल स्टिक था, तो 3 मेन कैंडल थी जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब अगर मैं आपको एक दो और कैंडल अगर दिखाऊं, तो जैसे सपोज अगर मैं 1 मिनट, जैसे आपको यहाँ पे इरकॉन देखो, इरकॉन का चार्ट है हमारा, ये मैंने आपको अभी बताया। तो इस इरकॉन के चार्ट में आप देखो, मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक सप्लाई जोन था, यहाँ से रिजेक्ट हो गया। ओके, अब इस रिजेक्शन में आपको कई सारी बेरिस पैटर्न यहाँ पे दिखेंगे, बेरिस कैंडल के। अगर आपको यहाँ पे देखें हम, तो ये हमारा एक शूटिंग स्टार जैसा बन रहा है। सेम यहाँ पे आपको एक बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है। बियरिश इंगल्फिंग मतलब ये जो नेगेटिव कैंडल है, बियरिश कैंडल है, अगर ये रेजिस्टेंस पे बनेगी तो सीधा इसका रिजेक्ट होते हुए यहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद देखो फिर यहाँ पे इसमें डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ये सप्लाई जोन से रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ से अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है तो आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट बुक करके साइड बैठना है। अदरवाइज वहां पे आपने जो प्रॉफिट है वो गिर के अगेन आपका जो प्रॉफिट था वो चला जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद फिर स्टॉक गया, लेकिन ये जहां पे आ गया हमारा डिमांड जोन पे, वहां देखो डोजी बनाया, और डोजी बनाने के बाद देखो धीरे धीरे कैंडल ऊपर जाते हुए दिख रहे। तो एक डोजी यहाँ बनाया, मतलब अगर ये कोई मार्केट में बॉटम बन रहा है, मतलब निफ्टी आपका रिवर्सल दिखा रहा है और स्टॉक भी आपका बॉटम, आपका डोजी बना रहा है डिमांड जोन के पास में, और जिस सेक्टर में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का टैरिफ वार से मतलब ग्लोबल फैक्टर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब अगर आप ट्रम्प कुछ भी लगाता है, टैरिफ लगाता है, तो उसका रेलवे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि रेलवे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट लगातार रेलवे पे अपना डेवलपमेंट कर ही रहा है, तो वहां पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अगर आपको यहाँ पे कभी रिवर्सल दिखता है चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहो। जैसे जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, सारे आपको जितने ट्रेडर है मार्केट में या जो आपको ऑपरेटर है, वो स्टॉक को पिक करते ऑटोमेटिक जाएंगे। बाकी आपको अगर ऑपरेटर वगैरह की अच्छी वो सीखना है, तो फिर उसके लिए फिर आपको क्लास लेना पड़ेगा, जो मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको ऑपरेटर एंट्री कर सकता है, कहाँ पे क्या देख के हमको इसमें बने रहना चाहिए और कहाँ पे निकल जाना है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक हो गया। अब अगर मैं कैंडल के आगे हम बढ़ते हैं, तो ये कैंडल है। अब कैंडल के साथ साथ कैंडल स्टिक हमने चार्ट में देखा, इसके बाद आपको ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड कोई भी स्टॉक, जैसे अगर हम कभी बोलते हैं कि कोई भी स्टॉक का आपने, अभी तक हमने सप्लाई जोन डिमांड जोन देखा, सप्लाई जोन डिमांड जोन से हर बार रिजेक्शन आता है, लेकिन अगर आपने किसी चीज का ट्रेंड समझ लिया ना, तो ट्रेंड समझने के बाद आपको, अगर आप स्टॉक को किसी भी लेवल पे पिक करते हो ट्रेंड में, मतलब अगर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है, अगर आपने अप ट्रेंड के स्टार्टिंग पे या थोड़ा ऊपर भी ले लिया, तो आपको वहां प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपने उसको अगर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए या आपने 1 डेढ़ साल के लिए छोड़ दिया, तो आपको वहां पे बहुत अच्छा रिटर्न आते हुए दिख सकता है। लेकिन यही अप ट्रेंड की जगह आपने स्टॉक को डाउन ट्रेंड में, डाउन वर्ल्ड में पकड़ा, डाउन वर्ल्ड या डाउन ट्रेंड दोनों सेम है, ओके, डाउन ट्रेंड में पकड़ा, तो आप जिस भी लेवल पे लेंगे,
अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो आप जिस भी लेवल पे लेंगे स्टॉक क्या होगा, आज थोड़ा सा बाउंस दिखेगा, कल अगेन नए लेवल पे, ओके, फिर थोड़ा बाउंस आएगा, फिर स्टॉक नए लो पे आएगा। तो आपको इस फेज में स्टॉक को बाय अवॉइड करना है, लेकिन इस फेज में आपको स्टॉक को आराम से पकड़ के बैठना है। स्विंग की जगह आप इसमें शॉर्ट टर्म करेंगे तो आपको जो रिटर्न मान के चलो 25 से 30% आपको एक महीने में मिलना था, वो आपको 5 से 7 दिन में मिल जाएगा अपवर्ड मार्केट में। लेकिन इस मार्केट में जो आपको रिटर्न 5-7% का 1-2 दिन में मिलना था, शायद डाउनवर्ड ट्रेंड में वो आपको 1 से 1.5 महीने में मिले। ऐसा भी होता है, बहुत बार सिनेरियो देखने को मिलता है ऐसा। लेकिन और तीसरा साइडवेज होता है। साइडवेज में ना तो स्टॉक ज्यादा कोई अपसाइड दिखाएगा ना ज्यादा डाउन साइड, एक केवल रेंज में कंसोलिडेट करते हुए रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लेकिन इसके साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आपको ड्रॉ करना है और उस पर अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना, साथ में टारगेट को भी फॉलो करना। आ जाओ नेक्स्ट, हमारा प्राइस चार्ट के बाद हमारा क्या है, ट्रेंड, जो मैंने आपको अभी उसमें शॉर्ट में दिखाया। ये इसमें आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड देखने के बाद यह एक कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट होता है। जब हम, मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था कि निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अभी डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं और 80% स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब आपको, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपको क्या, बहुत सारे स्टॉक में थोड़ा और भी नीचे गिर सकता है। लेकिन जैसे ही ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, आप देखो निफ्टी पे कितना फास्ट मूवमेंट आया, और निफ्टी फास्ट मूवमेंट के बाद जो इतने दिन से निफ्टी गिर रहा था, केवल 7 से 8 दिनों में निफ्टी ने 1500 से 1800 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। और स्मॉल कैप मिड कैप में भी इतना फास्ट मूवमेंट है। ये सारा गेम किसका है, ट्रेंड का है। अब ट्रेंड में देखो कि ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब इसमें देखो अप ट्रेंड जो होता है, अप ट्रेंड में स्टॉक में क्या बनते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज। ओके, ये मैं आपको दिखाऊंगा, हायर हाइज हायर लोज बनते हैं। लेकिन जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हुए दिखते हैं। इसमें इसके भी होप पे हमको फ्यूचर में डायरेक्शन मिलता है कि ये स्टॉक और कहाँ जा सकता है। अगर मैं आपको नॉर्मल वे में समझाऊं ट्रेंड को, अप ट्रेंड कैसा, देखो स्टॉक यहां से स्टार्ट हुआ, ये गया, फिर ये एक नए हाइज पे जाते हुए दिखेगा। इसको हम बोलते हैं हायर हाइज एंड हायर लोस, ओके। लेकिन जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है, जब मार्केट में एक फॉलिंग, आपको थोड़ा सा पैनिक होता है या सिचुएशन खराब होती है, ग्लोबल ट्रेंड खराब होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में क्या बनता है, ये डाउन ट्रेंड बनता है। डाउन ट्रेंड मतलब जिस भी लेवल से सेलिंग शुरू हुई, एक लो बनाया, फिर थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आएगा, फिर सेलिंग आएगी, ओके, सेलिंग आते हुए दिखेगी, फिर जो ये लो है इसको ब्रेक करके स्टॉक एक नए लो पे जाएगा। मतलब कि पहले उसने जो लो बनाया था ना, उसको ब्रेक करके एक नए लो की ओर जाते हुए दिखेगा। ऐसे सिनेरियो में आप क्या करेंगे, अगर सपोज आपने थोड़ा सा उछाल पे स्टॉक को ले लिया तो क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन फिर रिजेक्ट होकर स्टॉक और नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या, आपने जहां स्टॉप लॉस लगाया था, अगर आपने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया तो ये स्टॉक क्या, एक नए लो की ओर जाते हुए दिख सकता है, ओके। इस टाइम पे इसीलिए बोलते हैं कि जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में होता है तो उस टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस टाइम पे केवल वही लोग ट्रेड कर सकते हैं जो मार्केट को पूरा टाइम में वॉच कर रहे हैं, मतलब 9:15 से 3:30 अगर आप प्रॉपरली वॉच कर रहे हो तभी आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने आज अगर प्रॉफिट बुकिंग टाइम पे मिस कर दी ना, तो स्टॉक कल आप जहां पे एंट्री लिए उसके नीचे आते हुए दिखेगा। और जो मार्केट पिछले 1.5 से 2 महीने में चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था लगातार। इसलिए आप देखेंगे तो हमने बहुत कम स्टॉक शेयर किए, और जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ तो उसके बाद देखो कि जितना आपका टारगेट, जो टारगेट आना चाहिए था 10 दिन 12 दिन में, वो 2 दिन में टारगेट आते हुए दिख रहा है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो सब लोग जो बैठे हुए हैं, जो लोग बेच के बैठे हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे हैं, वो लोग तो बाय करने आएंगे ना। इसलिए ऐसे ट्रेंड में आपको बाय नहीं करना है। लेकिन इस ट्रेंड में क्या होता है, अब ट्रेंड में इसमें जिस भी लेवल पे आपने लिया, सपोज इकोनॉमी में कुछ बूम होने वाला है, हमारा इकोनॉमी बूम करने वाला, सपोज अगर हमारा इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन चल रहा है, यहाँ से बढ़ के 8 से 10 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन में हो सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में। हमारा गोल्डमैन सैक्स तो देख लो कि आपको 2080 तक 50 ट्रिलियन का प्रोजेक्शन दे रहा है कि हमारा इकोनॉमी इंडिया का 50 ट्रिलियन के ऊपर जाएगा, ओके। तो इतना अगर आप दिखा रहे हैं तो उसका सादा सारा फायदा स्टॉक मार्केट, जो कंपनियां, जो इंडिया में कंपनियां काम कर रही है बेसिकली उनको ही फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर इतनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सारी कंपनियों को बिजनेस मिलेगा, तभी तो इकोनॉमी ऊपर जाएगा, ओके। तो आपको उस टाइम पे ये हमारा स्टॉक मार्केट कैसा अप ट्रेंड बनाता है। इसमें जिस लेवल पे स्टॉक ओपन होगा उसके ऊपर जाएगा, एक थोड़ा सा हाई बनाएगा, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी सी, मतलब कि बायर बैठा है बस इंतजार कर रहा है कि स्टॉक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, मैं एंटर कर लूं। तो जिस लेवल पे चला है ना, वहां से ये इस लेवल का आने का वेट नहीं करेगा, बायर यहीं पे उठाएगा और फिर देखो इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई मारेगा, ओके। और इसके बाद जब स्टॉक फिर ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे आना चाहिए तो इस लो के आसपास आना चाहिए, लेकिन वहां नहीं आएगा, और उससे पहले ही रिजेक्ट होकर स्टॉक फिर एक नए हाई की ओर जाते हुए
दिख जाएगा। तो अगर आप इस ट्रेंड में कभी लेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न बनेगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न नहीं बनेगा। अब आ जाओ इसका चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि 5 मिनट में कैसे आपको एनालिसिस करना है। निफ्टी भी दिखा दूंगा, कई सारे एक दो स्टॉक भी हम आपको दिखाएंगे। देखो पहले आ जाओ निफ्टी में। अब निफ्टी, अगर निफ्टी का एनालिसिस आपको ऑलरेडी विजय सर ने भी समझाया था, लेकिन मैं आपको एक सिंपल में थोड़ा समझाता हूँ कि कभी भी ट्रेंड चेंज होने से पहले एक बार आपको मार्केट यहाँ पे देखोगे तो एक इसने 1 मिनट, नेटवर्क का कुछ इशू हुआ क्या, एक मिनट रुको। ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, इस निफ्टी 50 के चार्ट में देखोगे तो ये क्या, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन में था। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद देखो निफ्टी क्या बन रहा था, अप ट्रेंड। यहां से अगर हम इसको एक नॉर्मल वे में ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा प्रॉफिट ये आया, फिर उसके बाद ये थोड़ा हुआ, फिर ये आया, फिर एक ऊपर गया, और देखो एक हाई बनाते हुए दिख रहा है। इस ये हमारा क्या हो गया, निफ्टी का अप ट्रेंड। इस फेज में निफ्टी में आप देखोगे तो जो हमारे स्टॉक थे पोर्टफोलियो के, बहुत तेज ऊपर जा रहे थे। मतलब आप नॉर्मली अगर आज लेके गए तो कल आपको 5-7% का रिटर्न इजीली बनते हुए दिख रहा था। कोई भी स्टॉक हो जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग, इसका फंडामेंटल अच्छा है, कम जो थीम चल रहा है मार्केट में, अगर वो स्टॉक पिक करते हैं तो इस फेज में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बन रहा था। लेकिन इसी के अपोजिट जो स्टॉक आप पहले पिक कर रहे थे, वही स्टॉक अब आपका पिक कर रहे हैं जब मार्केट गिर रहा है, जब डाउन ट्रेंड, मतलब यहां से स्टॉक रिजेक्शन इसका शुरू हुआ निफ्टी का। और निफ्टी ने जो पहले देखो यहाँ पे हायर हाइज जो बन रहे थे, देख रहे हो ये हायर हाइज बन रहे थे, मतलब एक हाइज पहले यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, इसके बाद देखो निफ्टी ऊपर गया, फिर जब गिरा, एक मिनट ये थोड़ा सा प्रॉपरली बना नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो ये गिरा, फिर ये गया, फिर देखो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर ऊपर गया, और ये फिर ये थोड़ा नीचे आया, और इसके बाद देखो ये गया, फिर ये, और ये हाई तक लगातार ये अप ट्रेंड था। ओके, अब इसमें क्या, जिन लोगों ने यहाँ बाय किया वो यहाँ तक लेके आए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई निफ्टी में। और देखो ये 4 जून का लेवल है जहां पे हमारा बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन का रिजल्ट आया था। ओके, अब उसके बाद ये थोड़ा सा गिरा, ये तो एक्सेप्शनल है कि जिसके वजह से ये बड़ा शार्प फॉल आ गया। ओके, अब इसके बाद देखो फिर जब अप ट्रेंड में फिर आया तो उसके बाद देखो एक नया हाई मारा, और हाई मारने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, मतलब एक दिन, एक दो दिन रेड कैंडल बना, और उसके बाद देखो फिर से अप ट्रेंड। मतलब जो बायर है वो इसको गिरने दे ही नहीं रहा, बस हर लेवल पे उठा ले रहा है। तो देखो फिर ऊपर चलना शुरू हुआ, इसलिए फिर देखो 3-4 दिन थोड़ा कैंडल रेड बना, और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर देखो ऊपर, और उसके बाद अच्छा खासा फॉल हुआ तो थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर देखो बायर आया, इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, फिर यहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और यहाँ पे तो ये हमारा क्या, कि जो हमारा हाइज है वो देखो लगातार एक नए हाइज पे फॉर्म होते हुए दिख रहा है। और जो लो हमारा ये बनना चाहिए वो एक बार तो हुआ, लेकिन उसके बाद देखो ये लो बना, फिर एक नया लो, और उसके बाद ये, और उसके बाद इसके बाद तो ये। ओके, तो ये हमारा अप ट्रेंड था। अब इसके अपोजिट जब आप जाओगे डाउन ट्रेंड में, तो ये इसने जब अपना हाई बना लिया तो वहां से देखो स्टॉक गिरना, निफ्टी गिरना शुरू हुआ। अब निफ्टी गिरना शुरू हुआ तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया, वो अप ट्रेंड था। देखो यहाँ पे गिरा, फर्स्ट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई निफ्टी का हाई बनने के बाद, और देखो यहाँ पे ये गिरा, थोड़ा ऊपर आया, लेकिन ये ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया, 21 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पाया, और यहीं से रिजेक्ट हो गया। देखो फिर एक नया लो बनाया, देख रहे हो, फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको टच किया और फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे, और देखो यानी ये दिख रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि एक हाई ये था और लो यहां बनाया, थोड़ा बाउंस किया, लेकिन ये हाई प्रीवियस हाई से नीचे बन रहा है। मतलब ये जो हाई था, अगर निफ्टी को ऊपर जाना होता तो ये हाई यहां नहीं बनना चाहिए था, ये इसके ऊपर बनना चाहिए था, इस लेवल के आसपास, लेकिन वहां नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि भाई अब ये निफ्टी का ट्रेंड चेंज होते हुए दिख रहा है। जो लोगों ने नीचे से बाय किया था, अच्छा खासा मार्केट चल चुका, अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर ट्रेंड चेंज हो गया इसका मतलब क्या हुआ, कि अब यहाँ पे लोग बाय ऑन डिप छोड़ के अब सेल ऑन राइज कर रहे हैं। तो वो लोग क्या किए कि हर लेवल पे यहाँ पे देखो ये सेलिंग, फिर ये हमारा हायर लोस, ये हायर सॉरी लोअर हाइस, उसके बाद देखो फिर लोअर लोस, और फिर देखो ये लोअर हाइस, इसके ऊपर बनना चाहिए था यहाँ पे, इसके ऊपर, लेकिन ये क्या यहीं पे बना, फिर देखो रिजेक्ट। तो ये हमारा लोअर हाइज बनते हुए दिख रहा था। ये निफ्टी का ट्रेंड पूरा निगेटिव था, इसलिए हमें कोई स्टॉक में मूवमेंट नहीं मिले थे, क्योंकि हमारा ये मेन इंडाइसिस है, ये निफ्टी है। हमारे पास स्टॉक में हमारा जो पोर्टफोलियो में जाता है मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक होते हैं, लेकिन अगर हमारा मेन इंडाइसिस इसको मिड कैप स्मॉल कैप सारे स्टॉक फॉल, सारे इंडेक्स फॉलो करते हैं, अगर यही गिर रहा है डाउन ट्रेंड में तो वो तो और भी ज्यादा गिरते हुए दिखेंगे ना। लेकिन अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि निफ्टी ने
यहाँ से आराम से ये गिरता रहा, लेकिन अब इसको देखो कि जो प्रीवियस हाई था, जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसका ये ट्रेंड बनना चाहिए था, ये ट्रेंड हमारा बन रहा था, लेकिन आप देखो कि इस बार ये हाई ना बन के इसके बाद ये ब्रेक होके नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहां से ये निफ्टी ऊपर चला गया। मतलब जो ट्रेंड बन रहा था वो ट्रेंड चेंज हो गया, और इसने यहां से क्या किया कि अब ट्रेंड बनना शुरू कर सकता है। और निफ्टी अब एक ये बनाया, अब शायद ये, और दूसरा इसके लो करके फिर निफ्टी इसके ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो ये क्या फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, जो इसने यहाँ पे फॉर्म किया था इस लेवल पे। इसलिए यहाँ पे जो लोग मार्केट में वेट कर रहे थे उनको क्या दिख गया कि ये निफ्टी में ट्रेंड चेंज हो गया है। अब ये निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा अप मूव दिखा सकता है, अप ट्रेंड में आएगा तो जो लोग बेच के बैठे पोर्टफोलियो वो लोग खरीदने आएंगे। इस वजह से आप देखेंगे तो जैसे ही निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, आप देखो इतना शार्प, मतलब जितना दिन से गिर रहा था धीरे धीरे, लेकिन बाइंग आया तो कितना खतरनाक आया। और देखो आप यहाँ पे निफ्टी कहाँ पे था, 22,800, 22,700, इस लेवल से आप देखेंगे तो निफ्टी कहाँ आ गया, अराउंड 23,900। कितना 5 से 7 दिनों में 1,000 पॉइंट से ज्यादा का रैली दे दिया। तो जब भी ट्रेंड चेंज होता है किसी स्टॉक का हो या कोई इंडेक्स का हो, तो हमेशा ये शार्प मूव ही देगा। ये तो हमारा निफ्टी का हो गया। अगर मैं आपको इसको कोई एक दो स्टॉक पे दिखाऊं तो आपको वहां पे थोड़ा और भी समझ में आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको सपोज कोई स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे JWL, चलो मैं एक बात आपको JWL दिखाता है। इसका रिजल्ट क्या था, ऑल टाइम हाई था। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई में पहले स्टॉक ने लगातार अप ट्रेंड मारा, देखो ये चल रहा है अप ट्रेंड। हमेशा अप ट्रेंड शुरू होने से पहले कंसोलिडेशन होना जरूरी है मार्केट में। अगर कंसोलिडेशन हो के अप ट्रेंड होता है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक्यूमुलेशन है यहाँ पे सभी लोगों ने लोड किया, फिर एक रैली आएगी। ओके, ये देखो जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है हमें, कई दिनों से स्टॉक कहाँ पे है, काफी टाइम से देखेंगे तो एक रेंज में ही चल रहा है, ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा, इसके बीच में ये रेंज चल रहा है। लेकिन इसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा अच्छा खासा अप ट्रेंड में जा रहा है, और अप ट्रेंड में अच्छी खासी रैली भी थी स्टॉक ने। कहाँ पे देखो यहाँ पे अराउंड 380 से इसने दिया, और ऊपर स्टॉक कहाँ चला गया 760, मतलब ऑलमोस्ट डबल, 2x रिटर्न दे दिया इसने। जैसे एक्यूमुलेशन से निकला अप ट्रेंड में जाते हैं, लेकिन जब इसके बाद देखो स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड कैंसिल किया, और कैंसिल करने के बाद ये कहाँ गया, अब डाउन ट्रेंड में। अब इसमें डाउन ट्रेंड में देखो क्या बनते हुए दिख रहा है, सेम ये गिरा, थोड़ा सा रिकवरी आता है, फिर गिरता है, फिर रिकवरी, फिर गिरता है, ये देखो वही लोअर लोज लोअर हाइस। एक बार इसने फेक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और देखो फेक ब्रेकआउट के बाद फिर रिजेक्ट हुआ, और फिर देखो लो बना, उसके बाद देखो फिर गिर गया। अब लेकिन ये गिरने के बाद में, ये तो हमारा डाउन ट्रेंड था ना, जो अप ट्रेंड हुआ उसका ये डाउन ट्रेंड। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ से हम क्यों पिक कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो कंसोलिडेशन इसने इस लेवल के आसपास दिया था अप ट्रेंड की रैली शुरू होने से पहले, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो देखो ये, अगर इसको ड्रॉ करूं तो ये एक हमारा ये है, इसको देखो ये कंसोलिडेट हुआ इसमें, और उसके बाद देखो रैली हुई। अब इसी तरह ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद ये कहाँ आ गया, एक सपोर्ट पे, बड़े डिमांड जोन के पास में आ गया। बड़ा डिमांड जोन कहाँ, इस लेवल पे, जहां पे एक बड़ा डिमांड जोन है, 2023 का सपोर्ट लेवल, सितंबर 2023 का सपोर्ट लेवल है, इसके पास आया। और देखो इसमें कई दिन से ये, इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम लो हो गई, कुछ बड़े प्लेयर ने एंट्री करने की, धीरे धीरे वो एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन बनाया। एक्यूमुलेशन जोन बनाने के बाद इनको फिर से लोअर लो बनाना था, तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। अब ये कहाँ जा रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए दिख रहा है। अगर कोई स्टॉक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, तो जितने भी आपके शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर होते हैं, जिनका मार्केट में व्यू 1 डेढ़ महीने 2 महीने का होता है स्टॉक को लेने के लिए, वो इस स्टॉक को हमेशा पिक करने चले जाते हैं 50 DMA के ऊपर। ओके, ये 50 DMA अभी DMA मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसके ऊपर जाता है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होगा ना, तो ये हमेशा ये स्टॉक कहाँ जाएगा, फिर इसका थोड़ा सा ये ट्रेंड चेंज हुआ, ये ऊपर जाएगा, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करेगा, फिर ये, फिर इसके आसपास, और धीरे धीरे ये अप ट्रेंड में स्टॉक ऐसे जा सकता है। अगर आप इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देखो तो कंपनी वैगन सेक्टर में काम करती है, और रेलवे के लिए लगातार वैगन की तो डिमांड आ ही रही है, गवर्नमेंट से लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं। और जो हमारा अप्रैल से जून का जो सेशन होता है, जैसा कि ऑलरेडी हमने ग्रुप में डाला था, तो उसमें हमेशा कंपनियों को, जो PSU कंपनियां होती हैं, उनको गवर्नमेंट की साइड से ऑर्डर मिलते हुए दिखते हैं। जैसा अगर आप HBL देखोगे, आरबीएनएल देखो, इरकॉन देखो, JWL देखो, सबको इसमें ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। क्यों क्यों ऑर्डर मिल रहा है लगातार, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर का, मतलब जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको ऑर्डर मिला था, वो तो इनको पुराना जो गवर्नमेंट ने दिया वो उसमें कंप्लीट किया, इन्होंने कंप्लीट कर दिया। सपोज अगर रेलवे सेक्टर को टोटल जो कैपेक्स मिला 2.55 लाख करोड़ का मिला, ठीक है। अब 2.55 लाख करोड़ के लिए हर सेक्टर के अलग दिया होगा, कुछ को शायद सेफ्टी के लिए दिया हो, कुछ वैगन कंपनीज को दिया हो, कुछ रेलवे के ट्रैक
बनाने के लिए दिया हो, तो हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियां काम करती है ना। तो सपोज जिन कंपनियों को ऑर्डर मिला उसमें शायद ट्रैक वाले ने अपना काम पूरा ना किया हो, लेकिन शायद एचबीएल ने अपना काम पूरा कर दिया हो, सेफ्टी वाले ने। अगर सेफ्टी वाले ने काम पूरा कर दिया तो वो दूसरे ऑर्डर का इंतजार कर रहा है ना। लेकिन जो रेलवे को गवर्नमेंट की साइड से बजट मिला वो तो 2.55 लाख करोड़ का था ना, अब वो खत्म हो गया। तो अब जैसे ही वो खत्म होगा तो नया बजट मतलब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो बजट मिला है रेलवे को वो फिर से इन कंपनियों को मिलेगा, तो इस सेक्टर में फिर से काम शुरू होगा। तो वो चीजें वो फंडामेंटल भी बता रही, लेकिन हमें टेक्निकल भी वही बता रहा है कि जो जिस हिसाब से हमारा पहले रैली हुआ था कंसोलिडेशन के बाद में और ट्रेंड अप ट्रेंड बना था, वही हमारा अब डाउन ट्रेंड है। और डाउन ट्रेंड के बाद एक एक्यूमुलेशन बना रहा है, एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा अगेन हमें अप ट्रेंड होते हुए दिखेगा। क्योंकि जब मार्केट बियर फेस में होता है, जब मार्केट गिरता है ना, तो उसके बाद ही अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्योंकि कभी भी कोई अगर आपको दिखता है, जो मार्केट में बड़े प्लेयर होते हैं वो हमेशा इनके पीछे जाते हैं, और जहां पे आपको उनको ये दिखता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर सकता है, तो ऐसे स्टॉक को वो हमेशा इस लेवल के पास लोड करते हैं जहां पे एक बड़ा सप्लाई डिमांड जोन होता है। डिमांड जोन के साथ में जहां पे जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, ट्रेंड से पहले वो अपनी पूरा पोर्टफोलियो में फुल कर लेंगे स्टॉक को। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर वो लोग अपनी बड़ी क्वांटिटी लोड कर लिए और जैसे उसमें ट्रेंड चेंज होगा, तो सारे जितने मार्केट में ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है या आपको ऑपरेटर है, वो सारे इस स्टॉक को ऊपर ले जाते हुए दिखेंगे। तो आपको हमेशा ऐसे ट्रेंड वाले स्टॉक में फोकस करके चलना। जैसे जेडब्ल्यू हो गया। अब इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको रेलटेल, देखो रेलटेल में क्या हुआ, सेम रेलटेल का भी सेम सिनेरियो है। अभी देखो ये डाउन ट्रेंड था, लेकिन फिर से ये इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाते हुए दिख रहा है। इसमें देखोगे तो इस लेवल के आसपास लिया, उसके बाद बड़ी रैली हुई, इस लेवल पे आया, यहां से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया और ये रिजेक्ट हो रहा है इस लेवल से। लेकिन अगर इसको फिर से ऑर्डर मिला है, 162 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है फ्राइडे को, तो वो मार्केट आवर के बाद में मिला है, तो ये कल मार्केट में फिर से बूम करते हुए हमें ऊपर की ओर जाते हुए दिख सकता है। अगर इसका ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ, अगर मैं इसका ट्रेंड दिखाऊं, तो ये हमारा एक तो ये एक्यूमुलेशन था, इसके बाद देखो ये ऊपर गया, इसका थोड़ा लो, फिर अगर ये ऊपर, ये अगर ये यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है तो हमारा फिर से ये अपने प्रीवियस हाइस को टच करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा नजरे बना के रखना। इसके साथ अगर आप एचबीएल इंजीनियरिंग का चार्ट देखोगे, तो एचबीएल इंजीनियरिंग में हम बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टोटल अभी कवच को इंस्टॉल करना है, उसका टोटल जो कैपेसिटी है वो 44,000 करोड़ का आसपास की किलोमीटर है, मतलब 44,000 करोड़ किलोमीटर के आसपास इनको लगाना है। ठीक है, कवच को इंस्टॉल करना है, लेकिन अभी कितना लगा है, 1400 किलोमीटर ही लगाया है। तो अभी बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी को, और अभी तक कवच में कोई ऐसी कोई कंपनी नहीं है एचबीएल इंजीनियरिंग को छोड़ के जो डायरेक्ट कवच बनाती हो और इंस्टॉल करती हो ट्रेनों में। तो अभी इनके पास में क्या, हमें सीधा ये पहले डाउन ट्रेंड में था, तो हमने इसको ज्यादा कुछ अपडेट नहीं किया ग्रुप में, क्योंकि मालूम है अगर हम इसको डाउन ट्रेंड में कभी भी अपडेट करेंगे आपको, तो आप थोड़ा लेंगे, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर आप क्या देखेंगे कि आप फ्रस्ट्रेट होकर इसको बेच देंगे। लेकिन जब इसका ट्रेंड चेंज हो रहा हो, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और कोई बड़ा प्लेयर इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऑपरेटर इसमें ऑलरेडी वॉल्यूम के साथ एंटर कर रहा है, साथ में ऑर्डर मिल रहा है, तो जब स्टॉक यहां से ये मूव करेगा ना, तो ये बहुत फास्ट मूव करेगा, और जब रिकवरी दिखाएगा डाउन ट्रेंड से, तो ये आपके हाथ में पकड़ में नहीं आएगा, और एक दिन में स्टॉक 10-10%, 12-12% भागते हुए दिखेगा। तो आप देख ही रहे थे पिछले स्टॉक गिरते थे तो गिरता थोड़ा था, लेकिन जिस दिन रिकवरी फास्ट आती थी, रिकवरी में आपको हमारी स्टॉक हमेशा 10 से 12% ऊपर जाते थे, क्योंकि हम फंडामेंटल के साथ मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर फोकस में, उस पर नजरें बना के रखते हैं। तो आपको ये चीजें केवल चार्ट पे ध्यान नहीं देना, चार्ट के साथ साथ मार्केट में क्या चल रहा है वो भी ध्यान देके चलना है, तभी आप मार्केट में अच्छा पैसा बना पाएंगे। टेक्निकल तो चल रहा है, टेक्निकल के व्यू पे हम देख रहे हैं, लेकिन टेक्निकल के साथ न्यूज को भी थोड़ा ध्यान में रख के चलो। और जहां पे ऑपरेटर एंट्री कर रहा है, कैसे आपको फाइंड आउट करना, वो सब हम क्लास में बताते हैं, इतना मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी। ओके, लेकिन फिर भी देखो जो डिमांड जोन है वहां पे एक नॉर्मल सपोर्ट बना है, थोड़ा आपको डबल बॉटम बनाते हुए दिख रहा है। डबल बॉटम के बाद देखो बड़ा यहाँ पे एंट्री हुआ, कोई आपको बड़ी क्वांटिटी में बाइंग आई है, वैल्यूम आई है, उसके बाद देखो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर, अभी भी इसमें एग्रेसिव बायर है, और ऑपरेटर अभी भी इसमें लग रहा है कि मुझे ऑपरेटर है जो इसको एक बार ये 50 डे में को ऊपर गया, तो यहाँ से वो इसको तेजी से ऊपर लेके जाएगा, अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल सामने नहीं आया। बाकी आपको ग्लोबल फैक्टर ने कवर ही कर दिया है, तो अगर बड़ा ट्रंप यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करता टैरिफ लगाने पे, तो फिर ये मार्केट में हमें रैली होते हुए दिखेगा। लेकिन जैसे कि रेलवे सेक्टर पे ज्यादा टैरिफ का कुछ इशू असर पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर पड़ता भी है तो वो थोड़ा सा 1-2 दिन साइड पे, क्योंकि मार्केट अगर बुरा गिरता है तो ये स्टॉक कई दिन थोड़े दिन साइडवेज हो सकता है अगर, लेकिन जब रैली शुरू होगी तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बिग प्लेयर ने एंट्री कर ली है। तो आपको ये थोड़ा सा ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टॉक में जाना है, अब ट्रेंड में जाएंगे तो हमेशा अच्छा रिटर्न
बनेगा, लेकिन डाउन ट्रेंड में जाएंगे तो आपको क्या लॉस ही होगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट कि हमें नेक्स्ट कहाँ पे फोकस करना है। अब ये ट्रेंड के बाद इंडिकेटर, मैंने आपको अभी कैंडल बताया, कैंडल के साथ कुछ वैल्यूम का एक्सप्लेनेशन दिया, साथ में सप्लाई जोन डिमांड जोन ये बताया। अब इसमें आ जाओ इंडिकेटर। वैसे तो इंडिकेटर में ज्यादा कोई यूज नहीं करता एक मूविंग एवरेज को छोड़ के, लेकिन फिर भी कुछ इंडिकेटर हैं जब साइडवेज हो जाता है मार्केट में कुछ काम नहीं आता तो बेसिकली वो चीजें काम आती है। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं इंडिकेटर दिखाऊं तो हम RSI को यूज करते हैं। RSI को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मार्केट के कुछ बड़े पार्टिसिपेंट हैं, लाइक जो हमारे टीपीएल लिस्ट होते हैं बहुत सारे, वो लोग क्या करते हैं हमेशा फॉलो करते हैं कि अभी RSI निफ्टी का RSI 75 के ऊपर चल रहा है, 80 के ऊपर चल रहा है, यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और कभी वो लोग ये ऐसा भी बोलते हैं कि निफ्टी का RSI अभी कहाँ चल रहा है, 30-40 के नीचे चल रहा है, निफ्टी अभी ओवर सोल्ड है, चाहे डेली चार्ट पे हो या आवरली चार्ट पे हो। अगर ऐसा बोलते हैं तो वहां से फिर एक रिवर्सल भी देखने को मिलता है। तो आपको जो चीज मार्केट में ज्यादा लोग यूज करते हैं उसका थोड़ा आपके पास नॉलेज होना चाहिए, भले आप उसको यूज करो या मत करो, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई बंदा कुछ बोलता है कल को, अगर आप उस पर ध्यान देने जाते हैं तो वो आपको मालूम होगा, तो आप उसको ध्यान देके शायद मार्केट में कुछ पोजीशन बना पाए, उससे कुछ आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए आपको उस पर नॉलेज रखना है। अब आ जाओ पहले मैं RSI कवर करते हैं। RSI का फुल फॉर्म रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, अब मैं अगर इसमें RSI लगाऊं तो इसको 1 मिनट में RSI आपको लगाता हूं। देखो RSI लगाने के लिए आपको इंडिकेटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद RSI आप करेंगे, इसमें देखो लिखा आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके चार्ट पे लगते हुए दिखेगा। ये दिख रहा है आपको चार्ट पे, ये आपको ऊपर चार्ट है, इसमें कैंडल नीचे वैल्यूम, और ये हमारा RSI का चार्ट है। RSI हमें एक मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर बोले तो कोई अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसमें कितना स्ट्रेंथ है कि स्टॉक कहां तक ऊपर जा सकता है। ओके, क्योंकि अगर आपको ये मालूम हो, आपको हमेशा मालूम है कि कोई भी स्टॉक ना तो वर्टिकल अप जाता है, सपोज ये ना तो ऊपर डायरेक्ट जाएगा ना तो एकदम नीचे डायरेक्ट आएगा, हमेशा कैसे जाता है, वो जिगजैग मूवमेंट में जाता है। ओके, जिगजैग मूवमेंट में ऊपर जाएगा और जिगजैग मूवमेंट में नीचे आएगा। ओके, ऐसे ही जाता है। अब इसमें अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें जो स्ट्रेंथ आ रही है, ये स्ट्रेंथ कहां तक कंटिन्यू ऊपर बनी रहेगी। क्या ये सपोज कोई स्टॉक ने रैली शुरू की और वो यहाँ पे है, तो अब मैंने यहाँ पे देखा और मैंने RSI देखा, तो RSI देखने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि क्या स्टॉक ये जिस लेवल से ऊपर जा रहा है क्या इसके ऊपर और भी स्ट्रेंथ आ सकती है, या ये यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें हमको कवर करने के लिए, ये चीजें समझने के लिए हम थोड़ा RSI का यूज करते हैं। अब RSI को यूज कैसे करना है किसी भी चीज पे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो RSI आपने ओपन किया, ये RSI का चार्ट है, और RSI में हम दो चीजें देखते हैं कि RSI हमें ये बताता है कि कोई भी स्टॉक कब ओवरबॉट हो गया और कब ओवरसोल्ड हो गया। अब ओवरबॉट का मतलब, जैसे हमने ये डेली चार्ट ओपन किया, डेली चार्ट का मतलब 1 डे पे आपको जो भी टाइम फ्रेम है, इसमें एक कैंडल एक दिन की एक्टिविटी को बताता है बाइंग सेलिंग की। अगर इसका RSI, जब RSI ये RSI आपको दिख रहा है तो इसमें देखो यहाँ 0 से लेके 100 तक इसका पूरा आपको डिटेल शो हो रही है RSI के चार्ट पे। ये देखो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं तो आपको देखो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर 100 तक जाएगा। ओके, अब अगर RSI पे अगर एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में, अगर ये 1 डे का चार्ट है और एक दिन की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर स्टॉक ओवरबॉट हो गया, मतलब जो मार्केट में टोटल पार्टिसिपेंट है उसमें ज्यादातर लोगों ने बाय किया है, मतलब सपोज अगर 100% है और 100% में 80% लोगों ने अगर बाय कर लिया तो वो स्टॉक कहाँ जाएगा, और वो हमें कैसे पता चलेगा कि 80% लोगों ने बाय किया, वो हमें ये RSI बताएगा। RSI कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, ये ऊपर कितना जा सकता है। ओके, तो ये जो RSI होता है इसमें हमको एक रेंज सेट करनी होती है, रेंज होती है 30 to 70। इसमें जो लोग मार्केट में इसको फॉलो करते हैं वो लोग ये मानते हैं कि 30 के नीचे जब RSI जाता है तो स्टॉक क्या हो जाता है, ओवर सोल्ड। जैसे इसमें ऑलरेडी देखो लगा हुआ है, तो इसने इसको हाईलाइट किया है। 30 to 70 की रेंज थोड़ा सा हाईलाइटेड है, इसका बैकग्राउंड देखो ये 70 है, इसके ऊपर 80, 90 और 100 चलता है। ओके, और इसके नीचे जब आप जाएंगे 30 के नीचे तो 20, 25 और 0 चलता है। ओके, ये हमारा दोनों साइड का RSI बता रहा है। अगर जब कभी प्राइस सडन मूव करता है, सडन मूव मतलब जब स्टॉक कभी सडन मूव कब करता है, जब बाइंग ऑर्डर ज्यादा आते हैं, और बाइंग ऑर्डर ज्यादा कब आते हैं, जब कोई स्टॉक में न्यूज आती है। सपोज जैसे ये HBL का चार्ट है, अभी HBL ने आज 700 करोड़ का ऑर्डर जीत लिया। ठीक है, अब ऑर्डर जीत लिया तो सबके पास ये खबर चली गई, सबके पास खबर चली गई तो वो लोग क्या करने आएंगे, स्टॉक को बाय करने आएंगे। जब स्टॉक को बाय करने आएंगे तो ये प्राइस क्या जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो हमेशा सप्लाई और डिमांड के बिहाफ पे ही चलता है। जितनी ज्यादा इसकी सप्लाई होगी उतना स्टॉक नीचे आएगा, और जितनी ज्यादा स्टॉक की डिमांड होगी उतना स्टॉक तेजी से ऊपर जाते हुए
दिखेगा। और जब स्टॉक ऊपर जाएगा, जिस बिहाव पे जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना तेजी से हमारा आरएसआई भी उसको इंडिकेट करेगा कि स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और जब ऊपर जाएगा तो मतलब क्या, लोगों के बाइंग ऑर्डर ज्यादा लग रहे हैं। तो जैसे ही ये आरएसआई 70 के ऊपर जाएगा डेली चार्ट पे, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टॉक को एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में ज्यादातर लोगों ने बाय किया है। अगर कोई मार्केट में सपोज 100% लोग हैं, 100% टोटल लोग हैं, अब 100% में किसी स्टॉक को उन्होंने, अगर लोगों को बाय करना था 100 को, उन्होंने 70 to 80 लोगों ने उस स्टॉक को बाय कर लिया। अगर 70 से 80 लोगों ने बाय कर लिया तो वो क्या सोच रहे हैं कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर स्टॉक ऊपर नहीं जाता, मतलब जिनके जितने लोगों को बाय करना था उसमें से ज्यादातर लोगों ने तो बाय कर ही लिया, अब वो इंतजार करेंगे और ऊपर जाए तो मैं बेचूं। लेकिन अगर वो एक ज्यादातर लोगों ने बाय कर लिया तो वो किसमें आ गया, जैसे ही 70 के ऊपर आएगा हम इसको मानेंगे कि ओवर बॉट हो गया है। अब ओवर बॉट जब भी कभी आरएसआई पे हो जाता है तो आरएसआई ओवर बॉट के बाद किस में आने की कोशिश करता है, ओवर सोल्ड टेरिटरी में। या तो ओवर सोल्ड होगा या तो ये नॉर्मल रेंज में आएगा। मतलब एक टाइम ऑफ कम टाइम में लोगों ने इसको बाय करके ओवर बॉट कर दिया, ज्यादातर लोगों ने खरीद लिया और वो इंतजार करने की स्टॉक और ऊपर जाए तो मैं बेचूं। ठीक है, तो एक तो ओवरबॉट हो गया। लेकिन इसी के अपोजिट जब जाएंगे, जब कोई स्टॉक में निगेटिव न्यूज आता है और लोगों को ये लगता है कि स्टॉक बहुत तेजी से गिरने वाला है और स्टॉक नीचे जाएगा, तो लोग तेजी से अपने ऑर्डर लगाते हैं और वो स्टॉक को बेचना शुरू कर देते हैं। जब बेचना शुरू कर देते हैं, जब कम टाइम फ्रेम में लोग अच्छे से क्वांटिटी को बेचते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में ज्यादातर लोगों ने उस स्टॉक को बेच दिया है। अब क्या, जब स्टॉक ज्यादा बिक जाएगा, जहां लोग बेच देंगे तो ज्यादातर लोग पास बचेगा ही नहीं। इसका मतलब अब क्या, वहां से रिकवरी आएगी। इसी के अपोजिट जब ज्यादा लोग खरीद लेंगे तो इसका मतलब क्या, स्टॉक अब ऊपर नहीं जाएगा, अब वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इसलिए अगर आरएसआई कभी भी, आरएसआई का आपने चार्ट लगाया और आरएसआई अगर 70 के ऊपर जाता है तो हम इसको ओवरबॉट कंसीडर करते हैं और इसके बाद स्टॉक गिरता है, आरएसआई थोड़ा कूल ऑफ होता है। और अगर आरएसआई से इसके 30 के नीचे जाता है तो हम मान के चलते हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, काफी ज्यादा लोगों ने बेच दिया। अब इसके बाद स्टॉक निफ्टी थोड़ा सा आरएसआई ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या, स्टॉक भी थोड़ा ऊपर आते हुए हमें दिख सकता है। जैसे अगर आपको मैं, अगर इसका एग्जांपल देखो यहीं पे दिख रहा है हमें सीधा सीधा कि आरएसआई देखो यहाँ पे 70 के ऊपर जा रहा है। अब 70 के ऊपर मतलब ये ओवर बॉट हो गया। अब ओवर बॉट हो गया मतलब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो देखो प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। नीचे गिरने के बाद कहाँ आ गया ये आरएसआई, 30 के नीचे। ये 30 का लेवल है, देखो इसके नीचे थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा नीचे नहीं आया लेकिन नीचे आया। अब आया तो मतलब ये ओवरसोल्ड हो गया। अब ओवरसोल्ड जब भी होता है निफ्टी या स्टॉक कोई भी, तो ओवरसोल्ड होने के बाद वहां थोड़ा बाउंस बैक आता है। अब बाउंस बैक आया तो देखो ये बाउंस बैक आया तो प्राइस थोड़ा नीचे ऊपर गया, फिर देखो फिर गिरा और देखो फिर आरएसआई ने फिर नीचे आया, लेकिन उसके बाद देखो फिर रिकवरी आया तो देखो आरएसआई भी ऊपर आते हुए दिखे। तो इसका कहने का सेंस ये है कि जब आरएसआई ओवरसोल्ड हो जाए तो आपको स्टॉक को बेचना नहीं है, ना कि इस लेवल पे आप जाके खरीद सकते हो आरएसआई के भी पे। और इसी तरह जब ओवरबॉट हो जाए तो यहाँ पे जाके आपको बाय नहीं करना, यहाँ पे जाके आपको अपने थोड़े बुकिंग करनी। अगर आरएसआई कूल ऑफ होकर फिर नीचे आता है तो उसके बाद फिर ऊपर जाएगा तो आप उसके लिए फिर अगेन एंट्री ले सकते हो। ये हमारा एक आरएसआई का नॉर्मल सा रूल है डेली चार्ट पे। अब इसके बाद अगर आप और भी टाइम फ्रेम में जाओगे, जब आप लोग बहुत सारे ट्रेड होते हैं तो वहां पे आवरली चार्ट लगाओगे तो आवरली आपको एक्टिविटी दिखेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, आवरली चार्ट आपने लगाया, सीधा जैसे स्टॉक ने इस लेवल से बूम हुआ 413 से, स्टॉक ऊपर गया अच्छा खासा, ये हमारा डिमांड जोन था, यहां से देखो सडन ऊपर गया। देखो कोई पॉजिटिव न्यूज है, कोई ऑर्डर मिला, कुछ हुआ, उसके बेहद पे देखो अच्छी खासी बाइंग हुई। ये बाइंग वॉल्यूम को शो कर रहा है और लोगों ने इसको अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय भी किया है, जिसकी वजह से क्या ओवरबॉट हो गया। मतलब कम टाइम फ्रेम में लोगों ने ज्यादा बाय कर लिया इसलिए ओवरबॉट हो गया। अब ओवरबॉट के बाद क्या होगा, इसको वो करने के लिए कूल ऑफ होगा आरएसआई। आरएसआई कूल ऑफ कब होगा, जब लोग इसको ऊपर जाने की जगह स्टॉक लोग थोड़ा बेच बाइंग सेलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आरएसआई कूल ऑफ हो जाएगा। और आरएसआई कूल ऑफ हो जाएगा तो अगर अगेन सपोर्ट पे आता है तो हम इसको अगेन एंट्री ले सकते हैं इस लेवल के आसपास। आरएसआई नीचे आता है तो स्टॉक भी थोड़ा नीचे आएगा तो हम उस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। बट इसी के अपोजिट जब ओवर सोल्ड हो जाता है तो आपको क्या, देखो जैसे यहाँ पे सडन बाइंग में जैसे स्टॉक ऊपर जाता है तो आरएसआई देखो यहाँ ओवरबॉट हुआ, इसी तरह जब सडन सेलिंग आती है स्टॉक में तो उस टाइम आरएसआई भी कूल ऑफ होता है। आरएसआई यहाँ पे देखो कितना हो गया, 30 के नीचे चला गया, मतलब ओवर सोल्ड हो गया। मतलब ज्यादातर लोगों को मार्केट को जो पार्टिसिपेंट है जो इस स्टॉक को फॉलो करते हैं उन्होंने स्टॉक को क्या किया, बेच दिया। और बेचने की वजह से क्या, स्टॉक ओवर सोल्ड हो गया, जिसकी वजह से देखो यहाँ पे रेट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। तो इस वजह से देखो निफ्टी उस टाइम स्टॉक ने कहा बनाया, सपोर्ट, ये अपना बॉटम बनाते हुए दिख रहा है। और यहाँ से जब ओवर सोल्ड हो जाए तो इस टाइम बेचना नहीं, मैंने आपको पहले बोला यहाँ पे आपको बाय करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे आप बाय करेंगे तो यहाँ से निफ्टी स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा
साथ में आरएसआई भी जब ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। देखो इस लेवल पे आरएसआई ओवर सोल्ड है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो, यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर प्राइस एक्शन फॉलो करोगे कहां तक जा सकता है वो आपको प्राइस एक्शन बताएगा। बट आरएसआई के अकॉर्डिंग जब भी ओवर सोल्ड होता है तो ओवर बॉट टेरिटरी को टच करने की कोशिश करता है या इसको एक बार ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। तो ये आपका आरएसआई का एक बेसिकली नॉर्मल सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया इसका। अगर आपको ओवर टाइम फ्रेम देखना तो 5 मिनट का चार्ट देखो, जो लोग इंट्राडे करते हैं उसको 5 मिनट में फॉलो करते हैं, वो लोग इसमें बेचते हैं और इसमें खरीदते, ऐसे ही करते रहते हैं। ओके, ये हमारा आरएसआई का। अब इसके बाद आप आ जाओ सेकेंड, आपको मैंने जो इंडिकेटर बताया एमएससीडी, लेकिन एमएससीडी लोग उतना नहीं यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी लोग जिनको मूविंग एवरेज थोड़ा कम आता है वो लोग एमएससीडी को यूज करते हैं। तो एमएससीडी को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मूविंग एवरेज। ये जो मूविंग एवरेज है इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारे लिए आरएसआई और एमएससीडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो लोग मार्केट में जितने भी एल्गो ट्रेडर हैं या जो मार्केट में मशीन ट्रेड करते हैं वो सारे लोग एल्गो ट्रेड इस मूविंग एवरेज के बेस पर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब मूविंग एवरेज के बेस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मतलब हमें भी तो ये आना चाहिए, क्योंकि वो लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो कोई मूविंग एवरेज के स्टॉक नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, और मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा बेसिकली वो लोग बाई करेंगे। ओके, अब आ जाओ मूविंग एवरेज कई टाइप के होते हैं। वैसे मूविंग एवरेज को हम देखें तो 3 टाइप के मूविंग एवरेज वैसे 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली फॉलो कितने टाइप को करते हैं, 3 टाइप को। अगर मैं 3 टाइप को फॉलो करें तो हमारे लिए वो क्या हो गया, मूविंग एवरेज को आप एक एसएमए बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, और दूसरा डीएमए डिस्प्लेड मूविंग एवरेज, और एसएमए डीएमए के बाद हमारा होता है ईएमए, ईएमए का होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, जो ट्रेडर लोग होते हैं, जो लोगों को इनको परफेक्ट लेवल चाहिए, वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 7 डेज 8 डेज 10 डेज के लिए वो लोग ईएमए फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको जो प्राइस में मूवमेंट चाहिए वो टिक टू टिक एकदम करेक्ट चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, और जो एसमा होता है वो बेसिकली इन्वेस्टर लोग के लिए होता है। इन्वेस्टर मतलब जो लोग 2 महीने 3 महीने के लिए स्टॉक को रखते हैं। और जो डीएमए जो लोग फॉलो करते हैं, डीएमए को हम हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब बोले तो 100 डेज मूविंग एवरेज या 200 डेज मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। वहां पे जो डाटा होता है हर दिन की क्लोजिंग प्राइस को एग्जैक्ट कैलकुलेट करके एवरेज प्राइस निकाला जाता है। अगर आपको मूविंग एवरेज नहीं समझ में आता होता है क्या बेसिकली, तो मूविंग एवरेज का मैं आपको शॉर्ट में इंटरव्यू बता देता, मैं आपको उसका डिटेल दे देता हूँ कि जो भी स्टॉक प्राइस है, सपोज जैसे मैंने 21 डेज का मूवी एवरेज लगा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे ईएमआ लगा है और एसएमआ लगा है, मैंने डीएमआ नहीं लगाया क्योंकि डीएमआ में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो हम कम करते हैं। हम जो भी करते हैं वो या तो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या हम क्या करते हैं शॉर्ट टर्म करते हैं, इसलिए मैंने देखो ईएमआ और एसएमआ लगा रखा है। ओके, अगर मूविंग एवरेज आपको 21 डेज जैसे मैंने लगाया ईएमआ 21, तो 21 डेज का स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट किया जाएगा, और कैलकुलेट करने के बाद में उसको 21 से बेसिकली डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड करने पे जो उसका प्राइस आएगा स्टॉक का, वो हमारा स्टॉक का एक एवरेज प्राइस होगा। जैसे अगर मैं आपको यहां दिखाऊं, सपोज ये है हमारा कोई भी, अगर मैं यहां से आपको ले लेता हूं इस लेवल से, कोई भी इस लेवल को मैंने सपोज ये हमारा 21 डेज, ये है नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा या कम होगा उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन ये 21 डेज में स्टॉक इस रेंज में रहा। ओके, इस रेंज में रहा। हमने इसका क्या किया कि यहां से हमने देखा, यहां से ये 21 डेज हो गए। अब हमने 21 डेज के पर डे का, जैसे आज का क्लोजिंग प्राइस क्या है स्टॉक का, कल का क्लोजिंग प्राइस क्या है, परसों का क्लोजिंग प्राइस क्या है, ये सारे क्लोजिंग प्राइस को हमने कैलकुलेट किया, और सारे दिन का कैलकुलेट करके टू, सपोज आज हमने 2 पे बंद हुआ, कल 2 पे बंद हुआ, फिर 4 पे बंद हुआ या 5 पे बंद हुआ, ये हमने 21 डेज का एवरेज लिख लिया कि क्लोजिंग प्राइस ये है, फिर हमने इसको 21 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद इसका जो एवरेज प्राइस आएगा, मतलब कि स्टॉक ने इन 21 डेज में किस लेवल पे क्या एवरेज प्राइस क्या, अगर सपोज ये स्टॉक इस लेवल पे, सपोज ये 470 चल रहा है, हमने इसका एवरेज प्राइस निकाला 450। ओके, अगर मैं इसको एक बार वो कर दूं कि 21 डेज में स्टॉक का एवरेज प्राइस हमारा 450 है। ओके, अब इस 21 डेज पे हमने देखा एवरेज प्राइस ये है। अगर आज स्टॉक 21 डेज में स्टॉक अगर 470 पे ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हम इसको बोलेंगे कि स्टॉक बुलिश है, मतलब एवरेज से प्राइस ऊपर है तो बुलिश है। अगर ये 450 से नीचे है, 420 या 400 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि अभी स्टॉक बियरिश है या स्टॉक थोड़ा सा अभी निगेटिव है, हम थोड़ा इंतजार करेंगे, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो हम इसको अगेन बाय करेंगे। क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं, जो आपका शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग बाय करते हैं, वो हमेशा मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, और उनको हमेशा स्टॉक बुलिश चाहिए, वो मूविंग एवरेज के ऊपर की स्टॉक को पिक करेंगे, नीचे के स्टॉक को पिक करने नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना है। तो देखो ये 21 डेज का मूविंग एवरेज है। अब इसमें जो हमने 21 डेज का बता दिया, अब जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक आएगा
तो हमेशा लोग क्या करेंगे, इसमें बाय करने जाएंगे। और जब तक स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, इसको कोई बाय करने नहीं जाएगा। इसमें वही लोग बाय कर सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे जिनको कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, जो कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहना चाहते हैं। और वो भी लोग कहाँ एंटर करेंगे, जहां पे स्टॉक कोई एक्यूमुलेट कर रहा है या कोई बड़े डिमांड जोन के पास में धीरे धीरे कोई क्वांटिटी को बाय कर रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो नॉर्मली देखो कि जब तक स्टॉक यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के ऊपर था, यहाँ पे देखो सारे मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 8, 21, 50 और 200। ये जो 8 है मतलब 8 डेज का एवरेज प्राइस बता रहा है, इसका 21 है, ये 21 डेज का एवरेज प्राइस बता रहा है। इसके बाद आप सिंपल मूविंग एवरेज में आएंगे तो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज बता रहा है 50 डेज में स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या है। 200 डेज का है तो 200 डेज का इसका एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको इसको चारों देखूं तो इसका कलर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैंने चारों को ऑन कर दिया, आपको चारों मूविंग एवरेज का देखो कि 8 यमा जो है वो हमारा रेड है, और जो 21 है वो आपका येलो है, और आपका जो 50 है वो ग्रीन है, और जो आपका ब्लू है वो 200 एसएम है। अब मैंने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो आपको जो भी ट्रेडर है वो हमेशा स्टॉक को कब पिक करने आएगा, जब वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा। ओके, तो अब देखो अभी स्टॉक क्या 8 यमा हमारा ये रेड वाला था। ओके, ये रेड, येलो 21 है, ये 50 है, और ये 200 है। अब देखो 200 के ऊपर तो ऑलरेडी है ही है, 50 एसएम के ऊपर है, 21 के ऊपर है, और ये 8 यमा। तो अगर आप इस लेवल पे स्टॉक को पिक करेंगे तो हमेशा स्टॉक यहां से मूव करते हुए बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। ओके, और अगर आप इसमें कोई चार्ट पैटर्न, इसमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सपोज मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के साथ ही साथ आपको क्या दिख रहा है, सारे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहे हैं। साथ में ये क्या, अगर आपको इसका पैटर्न बनाऊं तो यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी आते हुए दिख सकता है। इससे अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा एक शोल्डर, ओके, दूसरा हमारा ये हमारा हेड हो गया, ओके, और दूसरा हमारा शोल्डर ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिख रहा है। तो इसमें कंफर्मेशन मिल गया, एक तो ये चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, साथ में आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दूसरा आपको, तीसरा आपको क्या, मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट। अगर आपको कभी ऐसा मिलता है तो ऐसे टाइम पे आपको कभी भी ऐसे मूविंग एवरेज में कोई स्टॉक को छोड़ना नहीं है। सपोज हमने कभी, हम जब स्टॉक को देते हैं तो हम शॉर्ट टर्म का अगर हमने लिखा तो शॉर्ट टर्म मतलब वो अभी मूविंग एवरेज के नीचे है लेकिन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास है। जैसे अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो टरिल, अगर टरिल आपको देखें तो टरिल का डिमांड ऑलरेडी बना हुआ था पावर सेक्टर में, ऑलरेडी विजय सर ने आपको कवर किया था। ओके, अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी स्टॉक क्या है कि लगातार सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। सारे मूविंग एवरेज बोले देखो 8 यमा, 21, 50 और 200। वैसे तो आप देखें तो हमने इस लेवल के पास कई बार बोला कि आपको कहा किस लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, ना कि आपको स्विंग के लिए लेना है। क्योंकि शॉर्ट टर्म हम तभी करते हैं जब वो मूविंग एवरेज के नीचे हो और सपोर्ट के आसपास हो, क्योंकि यहां से स्टॉक को ऊपर जाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक इसमें कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा या कोई ऑपरेटर इसमें एंट्री नहीं करेगा तब तक ये बहुत फास्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई थीम चल गया, पावर सेक्टर का थीम आप देख ही रहे हैं, पावर का डिमांड ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो इस वजह से अगर इस सेक्टर में अगर आप ट्रांसफार्मर देखें तो सबसे अच्छा स्टॉक मुझे इस टाइम पे कैश स्टॉक यही लगता है। बाकी सारे एफएनओ में, तो एफएनओ वाले क्या, एफआईआई कई बार अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का सेंस क्या होता है कि उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, कभी वो फ्यूचर खरीद के कैश में आपको थोड़ा चढ़ा देते हैं, या आपको फ्यूचर सेल के करके वो बड़ी क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। तो वो सब स्टॉक को आप परफेक्टली पिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्टॉक कैश में होता है ना, उसमें थोड़ा सा एफआईआई के लिए मैनिपुलेशन करना या बिग प्लेयर के मैनिपुलेशन करना थोड़ा कठिन होता है। ओके, तो आपको ये देखो, ये स्टॉक तो पहली बात सारे मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन हमने पिक किया कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास में, जहां से पिछली बार अच्छी खासी इसने अप ट्रेंड और अपर सर्किट लगाई थी। देखो इस लेवल पे आया, और इसके बाद जब जब इस डिमांड जोन को टच कर रहा है, देखो रेड में आपको जब स्टॉक गिरता है तो वॉल्यूम बहुत कम है, मतलब सेलिंग बहुत कम वॉल्यूम सारी, लेकिन जब बाइंग आती है तो बायर देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा है, मतलब इनका जो डोमिनेंस एरिया है बायर का इतना ज्यादा हो रहा है। और अभी स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज, मतलब 200 दिनों के एवरेज प्राइस के नीचे चल रहा है। और जो ट्रेडर, जो इन्वेस्टर होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लगता है, वो भी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे पिक नहीं करता है। वो हमेशा कहाँ पिक करता है, 50 डेज के ऊपर कम से कम होना चाहिए, और ये 200 के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 200 डेज एवरेज प्राइस के ऊपर। चलो ठीक है, हम रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है सारे मूविंग, मतलब सारे जितने मार्केट में इसको फॉलो करने वाले थे उनको निकलवा दिया बाहर, तुम लोग जाओ बाहर,
अब ऑपरेटर ने इसको लोड कर लिया और हमने भी ऑपरेटर के साथ लोड किया कि हम इसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थीम चल रहा है। और देखो स्टॉक क्या हुआ, धीरे धीरे इस लेवल पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लिया शॉर्ट टर्म में, तो आप इसको रखेंगे कि स्टॉक अच्छा खासा रैली कर सकता है। यहाँ पे हमने लिया, लेकिन जो मार्केट में जो स्विंग ट्रेडर है या जो ब्रेकआउट करने वाले हैं, वो हमेशा स्टॉक को एक तो मूविंग एवरेज के ऊपर पकड़ते हैं, या तो वो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर पकड़ते हैं। अब देखो मूविंग एवरेज के ऊपर पकड़ते हैं, इसलिए यहां से जब स्टॉक ऊपर जा रहा तो धीरे धीरे रैली कर रहा था। यहाँ पे देखो जब हम देते तो स्टॉक क्या थोड़ा ऊपर जाता, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता, फिर ऊपर जाता, फिर थोड़ा रिजेक्ट होता। देखो यहाँ फिर छोटा छोटा बाइंग आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये मूविंग एवरेज के ऊपर आया, देखो इसमें क्या है, 8 EMA रेड वाला, 21 हमारा ग्रीन, ये आपका येलो है, उसके बाद ग्रीन देखो 50 SMA, फिर 200। जैसे ही ये चारों मूविंग एवरेज के ऊपर आया, देखो ये बड़ी, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बायर आया, और इसने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ बाइंग की और डायरेक्ट 10% का अपर सर्किट लगाया है। 10% का अपर सर्किट नहीं, थोड़ा सा वीक बना है, मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी जब क्लोजिंग हुआ तो क्लोजिंग अपर सर्किट से थोड़ा नीचे हुआ, वो शायद कोई जो एवरेज होता है 2 बज के आपका 3 बजे से 3:30 बजे के बीच, तो उस बीच में थोड़ा सा सेलर ज्यादा रहा होगा, इस वजह से देखो अपर सर्किट बंद हुआ। लेकिन देखो जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर आया, 10% का अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। फिर उसके बाद देखो स्टॉक और भी तेजी से ऊपर गया, और उसके बाद देखो कि जितना इसने स्टॉक ने 3 दिन में धीरे धीरे रैली करके 380 से स्टॉक कहाँ आया था, 430 के आसपास। अब देखो जैसे इसके ऊपर आया 440 से स्टॉक क्या हुआ, 1 2 3, 3 दिनों में हाई कितना बना दिया, 527। मतलब कहाँ से 430 से 527 केवल 3 दिनों में आ गया। यहाँ धीरे धीरे गया और कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, सारे ट्रेडर और उनको ये पिक करते हुए दिखेंगे। इसलिए मूविंग एवरेज का इंपॉर्टेंस हमारा ये है, हमेशा अगर कभी भी स्टॉक हमने इस लेवल पे दिया ना सपोर्ट पे, तो आपको इस लेवल पे आपने लिया, अगर आपने ले लिया है तो आप आराम से इसमें बने सकते हैं। और जैसे इसके ऊपर जाएगा, बहुत फास्ट मूव आएगा, तो इसमें आपको क्या मूविंग एवरेज के ऊपर जाने पे आप अपनी क्वांटिटी को और भी बढ़ा सकते हो। ओके, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा, आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी होगा, तो आप इसको अच्छे से राइड भी कर पाएंगे। क्योंकि हम जो, अगर मैं आपको एक मूविंग एवरेज का और एक स्ट्रेटेजी छोटा बता देता हूँ, कि जो हम 8 यामा होता है, हम इसको एंट्री के लिए यूज करते हैं। अगर आपको मैं इसको थोड़ा सा दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, ये हमारा जो रेड वाला है, इसको हम एंट्री के लिए यूज करते हैं। येलो वाला हमारा, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। और जो हमारा ये होता है 50 DMA, अगर हमने इसके ऊपर एंट्री ली तो 50 DMA क्या होता है, हम अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं। 50 DMA के नीचे, इसके नीचे अगर प्राइस गया ग्रीन वाले के, तो हम अपना एग्जिट करके निकल जाते हैं। अगर हमने 8 EMA के ऊपर एंट्री ली है तो, बट अगर नीचे एंट्री ली तो हम वहां पे कुछ प्राइस एक्शन देखते हैं, और प्राइस एक्शन के बाद में फिर हम वहां डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकता है आगे चल के, प्राइस में क्या होना चाहिए। ओके, तो आप मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग 8 EMA पे आप एंट्री ले सकते हो, 21 पे अपना स्टॉप लॉस रखना। अगर स्विंग के लिए लिया है पोजीशन, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, मतलब 1 1.5 महीने के लिए, तो अगर 15 EMA के नीचे जाता है तो एग्जिट करके निकल जाओ, खत्म। जब स्टॉक अगेन 50 SMA के ऊपर आएगा, 50 DMA के ऊपर आता है, तो आप अगेन उसमें एंट्री कर सकते हो। ओके, ये हमारा मूविंग एवरेज का बेसिकली स्ट्रेटजी। अगर आप इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे, ये तो डेली चार्ट है, डेली में हम स्विंग और ये सब देखते हैं, बट अगर आपको इंट्राडे वगैरह करना है तो उस टाइम पे भी आपको मूविंग एवरेज का काम होता है। वो मैं इंट्राडे वगैरह तो हम क्लास में बताते हैं, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। कोई स्टॉक जैसे ओपन होता है, वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, सपोज यहाँ पे देखो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो आपने 5 मिनट के चार्ट पे देखा क्या चल रहा है, आपने इस लेवल पे 5 मिनट के चार्ट पे आपने एंट्री लिया, और लेने के बाद आप जब तक स्टॉक 8 EMA के ऊपर है, इंट्राडे में 8 EMA के ऊपर, तब तक आप बने रहो। जैसे ही स्टॉक 8 EMA के नीचे जाता है, 21 के पास जाता है, 21 के नीचे अपना एसएल होता है, जैसे 21 को एक नीचे जाएगा, हम अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, दैट्स इट। ओके, फिर स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, 8 EMA के ऊपर, तो फिर हम इंट्राडे के लिए एंटर कर सकते हैं। बट स्विंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 8 EMA के ऊपर एंट्री है, 21 पे एसएल है, और 50 SMA के नीचे आपका जो एसएल होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, ये आपको मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। अब यहाँ पे मेरे को बहुत सारा कुछ कवर करना है, इसलिए मैं थोड़ा आपको तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर इसका रिकॉर्डिंग जो मिलेगा उसमें आप थोड़ा सा आराम से सुनेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब इस हिसाब से देखो इसका चार्ट है, अब ये फुल बुलिश है। अब ये क्या है, स्टॉक गिरे, मार्केट गिरेगा भी, तो जब जो स्टॉक का ट्रेंड बुलिश होता है, जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड बता दिया कि अप ट्रेंड में आ गया है अब तरील, तो अब जब मार्केट गिरेगा भी ना, तो ये ज्यादा गिरेगा नहीं। अगर गिरेगा, मान लो थोड़ा सा गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो क्या होगा, 8 EMA को टच करेगा या 21 को टच कर सकता है, लेकिन वो गिरेगा तो वैल्यूम एकदम लो होगा। ओके, लेकिन जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये आप देख के चलना। जैसे मैं अगर आपको इसका एचबीएल भी दिखाऊं, तो एचबीएल में भी देखो,
अब एचबीएल में क्या, जब देखो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत अच्छी क्वांटिटी में आया है, बायर ने बड़ी क्वांटिटी में बाय किया, लेकिन जब स्टॉक गिर रहा है तो वॉल्यूम एकदम लो। फिर देखो ऊपर से दो सेलिंग हुई तो एकदम वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया, ओके। लेकिन जैसे ही ये 50 SMA को ऊपर निकलेगा तो ये जो बायर यहाँ आया ना, फिर एक बड़ा बायर यहाँ पे आते हुए दिखेगा, क्योंकि एग्रेसिव बायर इसमें अभी भी बैठा हुआ है। और जैसे ही वो मूविंग एवरेज निकालेगा और भी तेजी से वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अगर सपोज हमने यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज के नीचे है तो हमने अभी 200 क्वांटिटी लिया, मेरे को लेना था 500, अब मैंने 200 लिया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इसको एक बार मूविंग एवरेज के ऊपर आने दो, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक थोड़ा धीरे जाएगा। लेकिन जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर निकलेगा ना, तो सारे जितने स्विंग ट्रेडर सब एंटर कर लेंगे। तो जो मूव मुझे मूविंग एवरेज के नीचे 10 दिन में मिलता, वो इस मूविंग एवरेज के ऊपर आते ही हमें एक दिन में मिल जाएगा। तो मैं अपनी क्वांटिटी यहाँ बढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे। लेकिन अगर आपको रखना है उसको शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप आराम से यहाँ पे धीरे धीरे लोड करो, जब मूविंग एवरेज के ऊपर है अपनी पूरी क्वांटिटी को बढ़ा दो, दैट्स इट, ओके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अब आ जाओ, मूविंग एवरेज हो गया, नेक्स्ट हमें क्या ध्यान देना है, ये तो मूविंग एवरेज के बिहाफ पे। अब हमारा जो है वो पैटर्न, पैटर्न क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी वहां पे कैंडल बताया, कैंडल के बाद में मैंने डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बताया, मूविंग एवरेज RSI ये बताया। पैटर्न क्या होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं। कैंडल स्टिक क्या, जो कैंडल्स का मूव देखते हैं वन डे चार्ट पे, उसके अकॉर्डिंग कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको मार्केट में जितने भी ट्रेडर होते हैं या आपका जो भी इन्वेस्टर टाइप के लोग होते हैं उसको फॉलो करते हैं, ओके। अगर ये पैटर्न, कई सारे पैटर्न बुलिश होते हैं, कई सारे पैटर्न बियरिश होते हैं। मैं आपको बुलिश और बियरिश दोनों पैटर्न का एग्जांपल दिखाऊंगा। लेकिन ये जो पैटर्न होते हैं, हम इसका नाम डबल बॉटम, आपका डबल टॉप बोलते हैं, डबल बॉटम को हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। अगर मैं आपको वन बाय वन दिखाना स्टार्ट करूं तो देखो, पैटर्न में आ जाओ। अब मैं पैटर्न जब पढ़ाता हूं तो मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो थोड़ा इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर आपको बुलिश पैटर्न देखना है तो आपको डिमांड जोन के पास डबल बॉटम पैटर्न दिखना चाहिए। डबल बॉटम पैटर्न मतलब, एक तो ये देखो, ये हमारा स्टॉक ऊपर से गिर रहा है सप्लाई जोन से, अच्छा खासा स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करके, पहले तो यहाँ कंसोलिडेट किया थोड़ा, लेकिन उसके बाद देखो अच्छा खासा गिरा, डिमांड जोन के पास आया। डिमांड जोन कहाँ से, ये देखो, ये देख रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा वो करूं तो आपको यहाँ ये दिख रहा है। ये स्टॉक कब यहाँ पे आया था, 20 सितंबर 2023, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले इस लेवल पे था और इस लेवल पे कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से अच्छी खासी रैली ऊपर में देखने को मिली। इसके बाद देखो ऊपर हाई बनाया, हाई बनाने के बाद स्टॉक गिरा, गिरने के बाद फिर इसी लेवल के पास आ गया और डबल टॉप बॉटम बनाते हुए दिख रहा है। डबल बॉटम क्या, पहला एक लो बनाएगा सपोर्ट के पास में, ठीक है, लो बनाने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे आएगा और उसी लेवल को टच करने जाएगा। तो इसमें देखो डबल बॉटम क्या, एक बॉटम हमारा ये है, दूसरा बॉटम हमारा ये है। अगर कभी ऐसा पैटर्न आपको डबल बॉटम दिख जाए विथ हायर हाई वैल्यूम, मतलब अगर आपको वैल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, दोनों बॉटम के जहां पे बॉटम बना रहा है वहां पे वैल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसे स्टॉक को आपको मिस नहीं करना। नहीं तो यहाँ से अगर स्टॉक ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो आपको अच्छी खासी रैली दे सकता है, क्योंकि ये तो एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सपोर्ट पे डबल बॉटम बना रहा है। लेकिन जब मूविंग एवरेज को ऊपर जाएगा तो जितने एल्गो ट्रेडर हैं, जितने मशीन वाले ट्रेड हैं, या जो आपको जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं, वो इसको स्टॉक को पिक कर लेंगे और मूविंग एवरेज के ऊपर पिक करते ही अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख के वो एंटर कर जाएंगे और स्टॉक अच्छा खासा मूव करते हुए दिखेगा। अब देखो डब्लू, ये डबल बॉटम को हम कई बार डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, और डब्लू पैटर्न जहां भी बनता है वहां पे एक अच्छा खासा मूव आते हुए दिखेगा। जैसा आपने धमाल मूवी देखा होगा, तो धमाल मूवी में क्या बोलता है, डब्लू के नीचे 1 करोड़ है। तो वही अगर हम नॉर्मल एक फनी वे में बोलते हैं कि डब्लू हमें दिख गया, मतलब क्या हो गया कि अब ये स्टॉक इसके नीचे 1 करोड़ है, ये दिख गया डब्लू, ये पैटर्न दिखा ना डब्लू, आपको ये दिख गया। अगर डब्लू पैटर्न दिख गया मतलब हम इसमें एंट्री ले सकते हैं इस सेकंड लेग पे। लेकिन सेकंड लेग पे अगर आपको एंट्री लेना है तो यहाँ पे वही प्लेयर एंट्री ले सकता है जिसको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस हो। अगर आपको चार्ट का अच्छा नॉलेज है तो आप डबल बॉटम, दूसरे बॉटम पे भी एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज आपको जब एंट्री लेना होता है तो ये जो डब्लू होता है, इसका इस हाई को ब्रेक करते हैं हम मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल आप लोग नए लोग होते हैं जिनको ज्यादा मार्केट चार्ट का नॉलेज नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे एंट्री तो ले लेंगे, लेकिन कई बार जो मार्केट में बड़े ऑपरेटर टाइप के लोग होते हैं वो इसको आपका स्टॉप लॉस हिट करने जाते हैं। सपोज अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो इस लेवल पे एंट्री लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, इस लेवल पे एंट्री लिया, स्टॉप लॉस हमारा इसी के नीचे होगा थोड़ा 8-10 पॉइंट का। वो क्या करेगा, एक दिन इसके नीचे जाएगा और ये प्राइस इसका ब्रेक करके लो यहाँ पे एक विक बना के, मतलब डे में ही आज के टाइम पे ही
मार्केट में क्लोजिंग से पहले वो इसका लो भी बना देगा, और लो बनाने के बाद क्या, उसके बाद ऊपर भी आ जाएगा। तो इसीलिए जब मैं बोलता हूँ स्टॉप लॉस फॉलो करना है, तो स्टॉप लॉस फॉलो करने का मतलब क्या, कि क्लोजिंग के पास मतलब 3:20 के आसपास अगर स्टॉक अपने स्टॉप लॉस के नीचे रहता है, सपोज मेरा स्टॉप लॉस ये था, ओके, ये स्टॉप लॉस था, अगर स्टॉक 3:15 के बाद भी इसके नीचे है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोजिंग देगा यहाँ पे, और अगर क्लोजिंग देता है इसका मतलब क्या है, ये गिर जाएगा। ओके, लेकिन अगर वो 3:15 से पहले इसको टच करके अगेन ऊपर आ जाता है, मतलब क्या, ये केवल नॉर्मल एसएल हंटिंग था। कई बार मार्केट में बियर को हंट करने के लिए कई बार लोग इसको यहाँ पे आराम से बियर को हंट करके उनका एसएल लेता है, एसएल लेने के बाद में स्टॉक ऊपर निकल जाता है। अगर स्टॉक ऊपर निकल जाता है, इसलिए जो लोग नए लोग हैं उनको इस लेवल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। उनको एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, इस लेवल पे, जब वो स्टॉक इस हाई को ब्रेक कर दे, अपना जो स्विंग थोड़ा सा हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना। अगर आपको स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन अगर इसके आसपास कुछ बड़ा वैल्यूम आया तो आप वहां पे भी स्टॉप लॉस लगा के, जो इसका टारगेट है, जैसे सपोज ये टारगेट है, तो हम इस टारगेट के लिए आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसका। ओके, तो ये हमारा एक तो ये डबल बॉटम का पैटर्न है। अब इसके बाद अगर मैं आपको कुछ अलग पैटर्न दिखाऊं, तो जैसे एक और बुलिश पैटर्न है, सबसे ज्यादा बुलिश पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कभी भी अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको कोई पैटर्न में दिखता है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है बेसिकली वो मार्केट में फॉल के बाद बनता है। जब कभी अच्छा खासा मार्केट में फॉल हो जाता है, करेक्शन हो जाता है, उसके बाद अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है ना, तो वो बहुत अच्छा खासा उसके बाद आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं कुछ चार्ट में देखूं, तो जैसे एक मिनट में दिखाता हूं आपको, ये WL, इसमें ऐसा कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो नहीं बना है। अगर मैं एक और देखूं, रेलटेल, आई थिंक, नहीं, रेलटेल में भी डबल बॉटम बन रहा है। ये देखो डबल बॉटम, एक बॉटम ये, सेकंड बॉटम ये, ओके, ये हमारा डबल बॉटम बन रहा है। अगर मैं आपको 1 मिनट, HBL, इसमें भी देखो डबल बॉटम बन रहा है, वन बॉटम सेकंड बॉटम, ओके, ये डबल बॉटम सारे में बन रहा है। अगर आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी में, चलो हम निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या बन रहा है। देखो, अगर निफ्टी का हम डेली चार्ट लगाएं, वैसे सर ने आपको दिखाया था तभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ कैसे। देखो, अगर इसका डेली चार्ट पे देखेंगे तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा हमें। जैसे कि आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वगैरह होते हैं, वो आपको क्या, थोड़ा समझना पड़ता है, प्रॉपरली नहीं बनता कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा हमारा स्ट्रक्चर है प्रॉपर वैसे बनेगा। आपको थोड़ा उसको एज्यूम करके चलना पड़ता है, क्योंकि वो जो कैंडल होती है वो अप डाउन करके थोड़ा वैसे बनती है, तो हमको वैसे फॉलो करना पड़ता है। देखो इसमें अगर हम देखें तो आपको, अगर इसमें इसका 4 आवर देखें तो आपको प्रॉपर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखेगा। जैसे ये है, ये है हमारा एक शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड हो गया, ओके। अब ये हमारा राइट शोल्डर, ओके, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। कोई भी स्टॉक कितना भी गिर जाए, गिरने के बाद अगर वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और शोल्डर पे आपको वॉल्यूम थोड़ा लो हो रहा है, लेकिन हेड पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे रिवर्सल जल्दी आ सकता है। ओके, और इसमें अगर आपको एंट्री लेना है, तो जब ये नेक लाइन, मतलब जो हमारा नेक लाइन होता है इस लेवल के आसपास, अगर इसका ब्रेकआउट देता है, तो हमको इस ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस आपको लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर के नीचे लगाना है। राइट शोल्डर के नीचे लगा के जिस लेवल पे निफ्टी गया है, उसका आपको जहां से आपने नेकलाइन ड्रॉ किया है वहां का आप टारगेट लेके चल सकते हैं। देखो, इसलिए जब निफ्टी यहां से ऊपर से चला, अब मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, इस लेवल पे हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा, देखने के बाद में इस लेवल पे निफ्टी ने एक हाई बनाया था। इस लेवल पे मतलब जब गिरना था तो 23,800 का इसने हाई बनाया, और फिर निफ्टी गिरा। इसलिए हमने बोला था कि जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये निफ्टी 23,800 के आसपास जा सकता है। जाने के बाद में ये कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर हमें क्या मूव आता है, क्योंकि जो टेक्निकल आपको एनालिसिस चलता है मार्केट में, वो तो आपको टेक्निकल के बिहाव पे दिख रहा है कि 23,800 पे ये रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। लेकिन इस लेवल पे अगर ये कंसोलिडेट हो जाता है, तो कंसोलिडेट होने के बाद में इस लेवल पे जितने सेलर थे उसकी क्वांटिटी को बायर धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी को बाय कर लेगा, फिर हमें अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो हमें टेक्निकल व्यू बता रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ ग्लोबल फैक्टर और कुछ जो मार्केट में न्यूज चल रही है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए अभी देखो, तो आपको क्या 2 अप्रैल बोला कि 2 अप्रैल को ट्रम्प का टैरिफ है, ट्रम्प इस पे अनाउंसमेंट कर सकता है। अगर वो कुछ बड़ा टैरिफ लगाता है तो इस पे इंडिया को इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया पे, मतलब इंडिया का जो एक्सपोर्ट, इंडिया जो एक्सपोर्ट वैसे ज्यादा इंडिया करता नहीं है, थोड़ा बहुत ही एक्सपोर्ट करता है, तो फिर भी अगर लेकिन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका 1-2 दिन निफ्टी में थोड़ा हमको मार्केट में व्यू करते हुए दिखेगा। वैसे अभी ऑलरेडी
आप देखेंगे निफ्टी तो 240 पॉइंट या 280 पॉइंट आई थिंक गिरा हुआ है, तो कल एक गैप डाउन ओपनिंग तो वैसे भी हमें देखने को मिलने वाली है। ओके, लेकिन ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये 4 आवर पे बना है। अब मैं अगर इसको थोड़ा एक बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाऊं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेली, ये देखो ये डेली दिख रहा है। अब इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें एक तो पहली बात, अगर मैं इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं कि इन्वर्टेड एंड शोल्डर कैसे देखना है, तो आप एक हमारा शोल्डर ये हम इसको मान के चलते हैं, हमारा एक शोल्डर ये, दूसरा हमारा ये हमारा हेड हो गया। अब निफ्टी का नेक्स्ट व्यू इसके आसपास, मतलब निफ्टी अप्रैल में, मतलब आप मान के चलो कि जब तक आरबीआई का मीट है, आरबीआई का मीट आपका कितना 7 से 9 अप्रैल के बीच में है, तब तक निफ्टी हमारा एक रेंज में, मतलब कल तो गैप डाउन ओपनिंग होना ही है, तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा पहले 23,200 के आसपास बनेगा। 23,200 के बाद ये निफ्टी हमारा 22,800 के आसपास में एक हमारा बॉटम बना सकता है। यहाँ पे 22,800 के आसपास एक बॉटम बनाएगा। फिर अगर निफ्टी ऊपर जाता है और निफ्टी जब 22,800 को ऊपर निकल जाएगा, तो हमें क्या, ये जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड से ये ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर दूं, यहाँ देखो ये ट्रेंड लाइन है, दिख रहा था ये रिजेक्शन होते हुए, और एक मैं नीचे से ये ड्रॉ कर देते हैं, ये इसको बुलाते हुए हमने ये ड्रॉ कर दिया। 1 मिनट, आप अगर ड्रॉ करें तो ये, अब इसको भी एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये रिजेक्शन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा सेलर था जो निफ्टी को ऊपर जाने नहीं देगा, इसलिए यहाँ से निफ्टी रिजेक्ट हो गया, सीधी सी बात है। अब हमने इसको क्या पहले छोटे टाइम फ्रेम में देखा, अब हमने इसको थोड़ा बड़ा देख लिया, तो यहाँ पे एक हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिख सकता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर ही ड्रॉ कर दूं तो देखो यहाँ पे ये हमारा ऐसे, और अगर ये इसका थोड़ा यहाँ देखोगे तो एक हमारा ये, ओके। और अगर हम हेड को देखें तो हेड को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ये उठा के ये, तो हमारा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर निफ्टी में इस लेवल पे बन सकता है। अगर इसके बाद भी मार्केट में ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से और भी गिरना चाहिए, तो मार्केट में जो गिरने का एक बड़ा रीजन जो मुझे लगता है, लोग अगर ऐसा, कुछ लोग बहुत देरी से मार्केट में, उनको लगता है निफ्टी 19,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, तो निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, सपोज वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये ब्रेक डाउन दे देता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बाद वैसे निफ्टी बुलिश होता है और पैटर्न बुलिश, तो निफ्टी हमें नेक्स्ट 24,500 25,000 की ओर जाते हुए दिखेगा। लेकिन अगर वो मान लो ये जो पैटर्न बना रहा है इन्वर्टेड, ये फेल हो जाता है और ये निफ्टी गिर जाता है, तो उसको गिरने के रीजन केवल एक ही रीजन हो सकता है। वो रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा Q4 की अर्निंग आना शुरू होगी 10 अप्रैल के बाद में, अगर वो खराब होती है अर्निंग, तो ही हमें इसके बाद मार्केट में कुछ डाउन साइड के मूव दिखेंगे, अदरवाइज इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा और मार्केट यहीं से आपको एक रिवर्सल होते हुए दिख जाएगा, और ये कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाते हुए दिखेगा। ये हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको आपको ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा बुलिश पैटर्न होता है। अब इसके बाद कप एंड हैंडल है, तो कप एंड हैंडल सबसे ज्यादा बुलिश है। एक राउंडिंग बॉटम होता है, जैसे कि अभी आपको काइनेस्टेक में दिखाया था हमने। काइनेस्टेक में अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम एक बुलिश पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर ये बॉटम के आसपास बनाता है, ओके, ये बॉटम के आसपास ये पैटर्न बनता है, तो आपको इस पे नजरें बना के रखनी है। लेकिन अगर आपको ये पैटर्न सपोर्ट के आसपास बन रहा है, तो आपको अगर चार्ट आता है, समझ में आता है, वैल्यूम भी समझ में आता है, तो आपको क्या देखना है कि जब ये आधे वे में जब सपोर्ट के पास पहुंचे, तो आपको स्टॉक को वहीं से नजर रखना है और इसको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को धीरे धीरे लोड करना है। मतलब इस लेवल के आसपास आप धीरे धीरे लोड कर सकते हैं। जब ये स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर आए तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर कभी भी राउंडिंग बॉटम आपका फेल होता है, तो फिर उसके बाद क्या, कप एंड हैंडल बनते हैं। ओके, ये आपका ऐसे कप एंड हैंडल आपको बनते हुए दिखेगा, और आपको ये कैसे, यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम है तो इसमें स्टॉक गिर जाता है, नीचे से कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट के बाद में ऊपर एक रिजेक्ट होता है। लेकिन अगर ये कोई न्यूज की वजह से रिजेक्ट हुआ, तो ये फिर हैंडल बनाएगा, उसके बाद फिर हमें एक अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अब अगर आपको एक डबल टॉप का एग्जांपल दे दूं, तो एक डाउ जोन्स का चार्ट है, देखो डाउ जोन्स का चार्ट है। डाउ जोन्स प्रॉपर एकदम फॉलो करता है लेवल को, कैसे आपका डबल टॉप बनता है, कैसे डबल बॉटम बनता है, दोनों चीज को फॉलो करता है ऊपर। देखो इसमें क्या, एक हमारा अगर डबल टॉप हम देखें, तो एक टॉप हमारा ये, ओके, और सेकेंड टॉप ये। अब डबल टॉप को हम एम पैटर्न भी बोलते हैं कई बार। एम पैटर्न के बाद कभी भी स्टॉक क्या होता है,
स्टॉक गिरता है, कोई स्टॉक हो, इंडेक्स हो, एम पैटर्न बनाएगा। इसके बाद मतलब ये एक हमारा बेरिश पैटर्न है। यहाँ पे अगर आपने लिया है कभी नीचे, तो आपको इसके सेकंड हाइस पे जैसे ही मूविंग एवरेज ब्रेक होता है अपना प्रॉफिट बुक करके निकलो। अदरवाइज स्टॉक गिरते हुए उसी लेवल पे आ सकता है जहां से स्टॉक ने रैली दी थी। ओके, ये हमारा एम पैटर्न है। अब इसका अगर हम देखें तो फिर ये डब्लू पैटर्न भी नीचे बनाता है। इसमें सेम अगर ये फॉलो होता है, ये एकदम पैटर्न को फॉलो करता है। एक डब्लू, ये आपको नीचे आता है, एक बॉटम, सेकंड बॉटम यहाँ बनाया, उसके बाद फिर स्टॉक उसी लेवल पे जाएगा जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ। ऊपर में जिस लेवल से रिजेक्ट हुआ था अगेन उस लेवल को टच करते हुए दिख सकता है। ओके, तो इसलिए इसने देखो डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गया। और अगर ये अपने जो डिमांड जोन था, अगर इस बार ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट था, लेकिन इस बार इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया प्राइस। इस बार इसने इस यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब देखो फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी क्या, यूएस मार्केट में रिसेशन की बातें चल रही, गोल्डमैन सैक्स ने तो बोल दिया 35% चांस है यूएस मार्केट, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन में चला जाएगा, रिसेशन में भी जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर गिरता है और ये यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बनेगा 40,700 के पास में, ये ब्रेक हुआ तो फिर हमें एक नया लो इस लेवल के आसपास जाते हुए दिख सकता है। ये हमारा चार्ट पैटर्न। और भी बहुत सारे पैटर्न है, तो पैटर्न के लिए आपको जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें वन पैटर्न, सारे पैटर्न को वन बाय वन कवर करते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैटर्न बताए। बाकी आपको मैंने एक बार पीडीएफ भी शेयर की थी, तो उसको देख लेना, उसमें सारे पैटर्न होंगे, उसके ब्लॉग पे स्टॉक चलते हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाओ पैटर्न के बाद वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ये होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी एक वन डे में या आपने जो भी टाइम फ्रेम पे आपको वॉल्यूम को देखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आप वॉल्यूम को चेक कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड में जो भी शेयर बाय और सेल किए जाते हैं वो हमारी वॉल्यूम होती है। ओके, अब जैसे एचबीएल पावर है। ओके, अब इस एचबीएल पावर में सपोज ये हमारा वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम में आपने क्या देखा कि वन डे का चार्ट है, एक दिन की पूरी एक्टिविटी हमें ये बता रहा है स्टॉक कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, तो इसके बीच में केवल ये, इसका मतलब ग्रीन कैंडल बना तो बायर का डोमिनेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इसमें बायर, इसमें सेलर भी तो होगा, क्योंकि अगर कोई सेल नहीं करेगा तो आप बाय कैसे करेंगे? ये तो आप मानते हो ना, कि अगर आप कोई चीज बाय करना चाहते हो तो कोई सामने वाला सेलर होगा तभी तो आप बाय कर पाएंगे, अदरवाइज आप बाय ही नहीं कर पाएंगे। ये हो गया। तो अब जितना भी इसमें बाई सेलिंग आज के डेट में हुआ, सपोज इतना बाइंग सेलिंग हुआ तो ये कैंडल इतना बड़ा बना, तो इसका मतलब क्या हुआ? आज का वॉल्यूम ओवरऑल ये है। अगर आपको वॉल्यूम का चार्ट लगाना है तो आपको इसमें जस्ट वॉल्यूम पे क्लिक करना, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, ये आप इसको लगा लेना, आपके पास ये दिखने लगेगा, आपको नीचे बार दिखने लगेंगे। ओके, अब इस वॉल्यूम को अगर मैं हाइड कर दूं, देखो नीचे वाले बार सारे गायब हो गए। ओके, लेकिन अगर आप इसको ओपन करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पे कितनी सेलिंग हो रही है और कितनी ज्यादा यहाँ पे बाइंग हो रही है। और वॉल्यूम मैंने आपको तभी जब स्टार्टिंग में ही बोला कि मार्केट में जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं या बिग प्लेयर होते हैं, वो हमेशा हमसे हर चीज छुपाने की कोशिश करते हैं कि रिटेलर को अगर ये पता चल गया तो हम जो प्रॉफिट बनाने वाले वो हमारा प्रॉफिट नहीं बनेगा, वो प्रॉफिट कौन बनाएगा? रिटेलर ही बना के जाएगा। इसलिए मार्केट में सारी चीज न्यूज को दबा के रखते हैं, मैनेजमेंट का आउटलुक दबा के रखते हैं, सब कुछ दबा के रखते हैं, लेकिन ये सब कुछ को, ये वॉल्यूम को, लेकिन ये वॉल्यूम को नहीं छुपा सकते। ओके, बट वॉल्यूम को छुपाने के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, कि वो एक्युमुलेशन में बाय करते हैं, वो धीरे धीरे बाय करते हैं, और धीरे धीरे बाय करने के साथ क्या, लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करते हैं, ताकि जब हम कभी बाय करें तो स्टॉक क्या हो कि फ्लक्चुएट ना हो, स्टॉक ऊपर ना जाए। अदरवाइज रिटेलर को पता चल गया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो स्टॉक को बाय करना शुरू कर देगा। लेकिन फिर भी हम जो वॉल्यूम देखते हैं तो उसमें मैं आपको वॉल्यूम में बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हमको मैं बताता हूँ क्या क्या देख के आप हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे बिग प्लेयर दिखता है, और बिग प्लेयर दिख जाता है तो हम उसके साथ हम भी अपनी पोजीशन बना लेते हैं। क्योंकि अगर आपको मार्केट में जाना है तो अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, अगर आपने ऑपरेटर या बिग प्लेयर के साथ एंट्री ले ली, तो आप ये मान के चलो कि आप आराम से उसमें 15-20% तो रिटर्न बना ही लेंगे। क्योंकि बिग प्लेयर क्या एक दिन में पूरे स्टॉक को ऊपर नहीं जाता, वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन 2-3 महीने 4 महीने में स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा और अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर आपने बिग प्लेयर की आइडेंटिटी पहचान ली, कैसे वो क्वांटिटी आता है, कैसे अपनी पोजीशन कहीं बनाता है, तो वो अगर आपने सीख लिया तो वहां से भी आप अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं। ओके, लेकिन वॉल्यूम को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एचबीएल इंजीनियरिंग अभी हम जो देख रहे हैं, स्टॉक पहले जो गिर रहा था आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऊपर से गिर रहा था, तो सेलर एक यहाँ आया था, ऊपर सेल किया, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी सेलिंग हो रही थी। लेकिन फिर देखो जब ये स्टॉक कहाँ आ गया, डिमांड जोन के पास आ गया, जो वहां पे ये 4 जून का लेवल है, ये 4 जून के लेवल के आसपास है। लेकिन इसके बाद देखो कोई बड़ा सेलर नहीं आया, मतलब किसी भी दिन किसी ने बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं की है।
दिख रहा है, यहाँ पे एक थोड़ी सी आई है ये, लेकिन ये कहाँ पे का है, ये इस लेवल का आसपास का है ये। ओके, ये इस लेवल की सेलिंग है। और उसके बाद आप देखेंगे तो जब जब स्टॉक ऊपर गया है तब तक इसमें बड़ा बायर ही आया है, ना कि कोई सेलर आया है। तो देखो प्राइस फिर नीचे आ रहा है लेकिन सेलर नहीं है। ओके, और फिर देखो जब ऊपर जा रहा है तो बायर ने इसमें कोई बड़ी क्वांटिटी में एग्रेसिव बाइंग की है। अब ये इस लेवल पे अगर आपको कभी भी कोई स्टॉक को पिक करना है तो आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि उसमें बायर की वैल्यूम थोड़ा बड़ी आनी चाहिए और सेलर की वैल्यूम थोड़ी कम आनी चाहिए। अगर आपको कभी ऐसा दिखता है कि जहाँ पे सेलर की वैल्यूम, रेट वैल्यूम बहुत ज्यादा ज्यादा आ रही है लेकिन बायर की वैल्यूम बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही है, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप लेंगे तो वहां पे आपके ट्रैप होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होंगे। अगर आप कभी ऐसे स्टॉक को ले रहे हो जहां पे बायर की वैल्यूम ज्यादा है, सेलर की वैल्यूम कम है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप आराम से एक बार अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दिया ना, मैंने इसीलिए आपको बोला कि इसमें ऑपरेटर ने या जो बायर है उन लोगों ने पोजीशन बनाई है, लेकिन वो स्टॉक को अभी भी मूविंग एवरेज के नीचे रखना चाहते हैं ताकि वो जो भी ट्रेडर है वो उसकी रडार में ना आए। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कर ली और हम इसको अपने स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस के नीचे जाएगा तो हम अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे, अदरवाइज हम इसको आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। ओके, अब जैसे ही ये स्टॉक क्या, जैसे मैंने सपोज इस लेवल पे हमने लिया था, इस लेवल के आसपास हमने कहीं शेयर किया था और उसमें स्टॉप लॉस हमने ये दिया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम एग्जिट मार जाएंगे, मार देंगे। लेकिन ये इस लेवल के नीचे तो मुझे लग नहीं रहा इस बार जाने वाला। इसको ऑलरेडी आज 700 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलने के बाद अब क्या है, कल ये गैप अप खुल सकता है। वैसे मार्केट में कल दिख रहा है जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा मार्केट गैप डाउन खुलेगा, लेकिन गैप डाउन में अगर ऑर्डर मिला है और गलती से स्टॉक अगर 50 डीएमए के ऊपर क्लोज दे दिया, इसके ऊपर 50 डीएमए के ऊपर क्लोज दे दिया, तो जो स्टॉक ये इतने दिन से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है ना, कंसोलिडेट करने के बाद आपको रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक इसको ब्रेक करके ऊपर अगेन ये 200 डीएमए को टच करने की कोशिश करेगा और 200 के आसपास आपका टारगेट ये बनेगा अराउंड 570 टू 580। ये मैंने आपको केवल एनालिसिस बताया, इसके व्यू पे जाके का खरीद मत लेना, ठीक है। आपको ऑलरेडी हमने शेयर किया था तो आपके पास होगा तो आप रख सकते हो, लेकिन आपको मार्केट का जो व्यू चल रहा है ऐसे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना। अगर स्टॉप लॉस के नीचे जाता तो अपनी क्वांटिटी आपने जो स्विंग के लिए लिया वो थोड़ा कम कर लो, लेकिन अगर आपने ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तो अगर आपको क्वांटिटी और बढ़ानी है तो आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद देखो जब ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो जितने मार्केट में है ना, आपको ट्रेडर दिख रहा है, इन्वेस्टर दिख रहे हैं या आपको जो स्विंग ट्रेडर, उनके पास एक अलर्ट आता है। अलर्ट कैसे आता है, बहुत सारे को देखा होगा आपने कि ट्रेडिंग व्यू पे भी अलर्ट आता है। जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है ना साइड में, ये दिख रहा है अलार्म, इसको अगर हम सेट कर लें तो कोई भी स्टॉक जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा जहां बेलगो ट्रेडर है, वो क्या, आपको ऑटोमेटिक अलार्म आएगा, ठीक है, कि ये स्टॉक इसके ऊपर जा रहा है। और इसी हिसाब से हम किसी भी स्टॉक को, जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है, हम उसको ऑपरेटर के साथ धीरे धीरे अपने पास लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद जब मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको सब पिक करने आएंगे और उसके बाद वो स्टॉक अच्छे से ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो हमको क्या, हम इस लेवल पे नहीं कूदने वाला। अगर आपने इस लेवल पे लिया, हमने इस लेवल के आसपास लिया, यहाँ पे लिया, स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। ओके, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर लिया तो भी आपका स्टॉप लॉस ये बनेगा। तो हमने अगर इस लेवल के आसपास लिया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा होगा, हमारा रिस्क बहुत कम है, लेकिन रिवॉर्ड अगर ये इसके ऊपर निकल के टारगेट हमारा यही बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे लिया उसका टारगेट तो यही बन रहा है और स्टॉप लॉस देखो उसका ये बन रहा है, मतलब उसका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा जितना रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल होगा। इसलिए आपको चार्ट के साथ साथ मूविंग एवरेज और आपको वैल्यूम, ये सब का भी डिटेल आपको ये प्रॉपरली आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ओके, ये हमारा एक एचबीएल इंजीनियरिंग का चार्ट है। मैं इसके साथ अगर आपको एक दिखाऊं तो एचबीएल इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं एक दूसरा स्टॉक दिखाऊं, इंडियन न्यूम पाइप। ओके, इसका पाइप सेक्टर पे तो ऑलरेडी डिमांड है, आप देख रहे हो गर्मी इतनी ज्यादा है तो पावर अभी आपको बहुत सारा सोल्टेज वाटर क्राइसिस भी होते हुए दिखेगा। इसमें देखो हमने पहले इंडियन न्यूम पाइप बहुत दिया था, कई बार दिया था, लेकिन इसका क्या हुआ कि स्टॉक ने अच्छा खासा अप ट्रेंड बनाया। क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है वो उसकी 4 स्टेजेस होती है। 4 स्टेजेस में क्या होता है कि पहला एक्यूमुलेशन होता है, दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है। पब्लिक पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि बहुत तेज से स्टॉक रैली करता है और रैली करने के बाद फिर वहां डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। तो जो एक्यूमुलेशन में जो लोगों ने लोड किया होता है वही सेलिंग हो जाती है, वहां से सेलिंग करके वो प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक में फिर क्रैश आ जाता है। क्रैश में ही जो हमें डाउन ट्रेंड में दिखाया था ना आपको, वो क्रैश होता है, उसी को हम बोलते हैं क्रैश, कि वही डाउन ट्रेंड है और वो स्टॉक चलता रहता है। लेकिन उसके बाद फिर जब वो क्रैश हो जाता है तो फिर से वो स्टेज 1 में आता है और लोग उसको एक्यूमुलेट करना
शुरू कर देते हैं एक्यूमुलेट करने का। अगर मैं उसको आपको प्रॉपर दिखाऊं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं, देखो इसका थोड़ा एक्यूमुलेशन, ये देखो यहां से ये देखा, और इसका दूसरा ये देखा। ओके, ये एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में जिन लोगों को कंपनी पे के बिजनेस समझ में आता है, जो प्रमोटर टाइप के लोग हैं या ऑपरेटर टाइप के लोग, उन्होंने इसमें अपनी क्वांटिटी को लोड किया, और लोड करने के बाद वो इसको ब्रेकआउट तब तक नहीं देने देंगे जब तक उनकी पूरी क्वांटिटी लोड नहीं हो जाएगी। अपना मतलब उनको 10 लाख क्वांटिटी बाय करना है, तो जब तक वो पूरी बाय नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं होने देगा। अगर आप इसको बाय भी, आप इसको ब्रेकआउट मतलब सोचो कि कुछ स्टॉक ब्रेकआउट हो जाए, कोई बड़ी क्वांटिटी बाय कर लें, तो जो लोग यहाँ लोड कर रहे थे ना नीचे, वही लोग अपनी क्वांटिटी जो अभी तक बाय कर रखा है, वही लोग सेल करके इस ब्रेकआउट को होने से रोक लेंगे, और वही ब्रेकआउट हमारा ब्रेकडाउन बन जाएगा। क्योंकि उनको अपना क्वांटिटी को बाय करना है, और जब तक उनकी क्वांटिटी बाय नहीं होगा तब तक उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा। सपोज उनको 10 लाख लेना था, मिला कितना, 50,000, तो क्यों ब्रेकआउट होने देगा, वो बड़ी क्वांटिटी लगा के इसको रोक लेगा। देखो एक बार ऊपर जाने दिया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या, उनको अपनी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हुई। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर वैल्यूम में, वैसे ये तो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो वो लोगों ने ट्राई किया कि इस रेंज में हम स्टॉक को बाय करेंगे। देखो एक बार उसने फेक ब्रेकडाउन दिया कि यहाँ पे आप बाय करो, आप मतलब अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, लेकिन हमें वॉल्यूम में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, सीधा सा कोई सेलर नहीं दिख रहा है हमें। तो हमें ये मान के चलना है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये केवल हमको ट्रैप किया गया, मतलब हमारा एसएल हंटिंग हुई है यहाँ पे। ये एसएल हंटिंग करके हमारा डिमांड जोन को ब्रेक करके एक बार नीचे क्लोजिंग दी, देखो फिर ऊपर आ गया, 2 से 3 दिन रुका, फिर देखो ऊपर आ गया, और फिर डिमांड जोन के ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद देखो फिर कंसोलिडेट कर रहा है धीरे धीरे। कंसोलिडेट करने के बाद देखो धीरे धीरे बायर आता है, लेकिन सेलर एकदम लो है, दिख रहा होगा आपको। फिर बायर आया, फिर देखो यहाँ क्वांटिटी एकदम ड्राई हो गई, ना तो बायर ज्यादा रहा ना सेलर आ रहा है, एकदम स्टॉक साइडवेज हो गया। कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन फिर देखो डिमांड जोन के पास आया, फिर देखो जैसे डिमांड जोन के पास आया, तो डिमांड जोन के पास इनके ऑर्डर रहेंगे ही रहेंगे। तो देखो यहाँ पे इस सेलिंग दोनों ने की है, लेकिन सेलिंग ने जो बड़ी क्वांटिटी में ऊपर से प्राइस सेल हुआ, प्राइस तो गिरा, लेकिन देखो वैल्यूम आया क्या, नहीं आया। ये क्या है, एक नॉर्मल सा ट्रैप है। किसका ट्रैप है, बिग प्लेयर का है। ऑपरेटर ने हमको ट्रैप किया है, किसको ट्रैप किया, रिटेलर को ट्रैप किया। अगर आपको ये मालूम होगा तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे, आप इसमें देख के बेचेंगे नहीं। आपको मालूम है डिमांड जोन के पास खड़ा है, ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, यहाँ से मैं क्यों बेचूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है क्लियरली। इसके बाद देखो नेक्स्ट डे बायर, अगर ये सेलिंग होता तो नेक्स्ट डे बायर क्यों आता भाई, और बायर आया, उसने बड़ी क्वांटिटी में बाय किया, और देखो यहाँ पे वैल्यूम भी दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है कि उन्होंने बड़ी क्वांटिटी में उठाया स्टॉक को। उठाने के बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अच्छा खासा वैल्यूम आया। लेकिन जिन बिग प्लेयर को अभी लोड करना था, वो लोग क्या किया कि इसको ब्रेकआउट नहीं देने देंगे, और उसके बाद देखो कि उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी को एक लिमिट ऑर्डर पे लगा दिया कि भाई अब आप इसको मेरी लिमिट ऑर्डर पे इस स्टॉक को बाय करो, फिर ऊपर जाएगा। क्योंकि उन्होंने तो अभी पूरा लोड नहीं किया ना, तो इसलिए वो लोग इसको ऊपर नहीं जाने दिए। और देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट वो फेल हो गया, और फेल होके क्या, ब्रेकडाउन बन गया। देखा, जिस लेवल पे चला था स्टॉक उसी लेवल पे आ गया, और स्टॉक उसी लेवल पे आ गया। तो भाई जिनको यहाँ पे बेचना था, जिन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जिसको ब्रेकडाउन देना था, उन्होंने रोका। लेकिन फिर उन्होंने देखो नीचे खरीदा भी, इस लेवल पे जब कैंडल बनी तो देखो इतना बायर आया, ऑल टाइम हाई। इससे पहले अल्ट्रा हाई वैल्यूम, इससे पहले कोई वैल्यूम ही नहीं आई इतनी ज्यादा। देख रहे हो कितनी बड़ी क्वांटिटी में बायर ने बाय किया, और बाय करने के बाद देखो क्या हुआ है कि उन्होंने धीरे धीरे फिर से एकदम वैल्यूम को ड्राई करके लोड किया। लोड करने के बाद फिर सारे मूविंग एवरेज के पास है। लेकिन अब यहाँ पे क्या, पॉजिटिव न्यूज आया। पॉजिटिव न्यूज आने के बाद रिजल्ट ऑल टाइम हाई था, हाई के बाद स्टॉक ने रेंज ब्रेकआउट दिया, एक्यूमुलेशन का ब्रेकआउट दिया, ये रैली फेज में एंटर किया, और स्टॉक देखो ऑलमोस्ट इस लेवल से कहाँ गया, 300 से स्टॉक कहाँ पहुंच गया, अराउंड 600, मतलब डबल हो गया ऑलमोस्ट। देखो एक्यूमुलेशन कब से हुआ दिख रहा है आपको, जुलाई 2023 से लेके ये कब तक है, मई 2024, मतलब आप मान के चलो अराउंड 10 महीने। 10 महीने स्टॉक केवल एक रेंज में रहा, और देखो उसके बाद 300 से मई 2024 से हाई देखो कब बना है, सितंबर 2024, मतलब मई फिफ्थ मंथ से सितंबर अराउंड आपका 9 मंथ, मतलब 4 महीने में स्टॉक डबल हो गया, जो कि 10 महीने में केवल एक रेंज में घूम रहा था। तो अगर आपको ये प्रॉपरली सीखना है, तब तो आपको पूरा क्लास में जाना पड़ेगा, क्लास आपको लेना पड़ेगा। अभी हमारा नया बैच अप्रैल में शुरू होगा, तो वहां पे मैं प्रॉपर समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में मैं आपको प्रॉपरली तो नहीं, लेकिन फिर भी जितना बता रहा हूँ, इतना भी अगर आपने सीख लिया तो भी आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर सीखना है तो आपको क्लास करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये दिया ब्रेकआउट, तो उसके बाद देखो एक बार रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट क्या, जिस लेवल का ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे क्या, जिन लोगों ने बाय किया है
यहाँ पे कुछ लोगों ने तो बाय कर लिया, लेकिन जो लोगों ने मिस कर दिया प्राइस ऊपर जाने पे, जो स्मार्ट लोग हैं जैसे हमारे लोग हैं जिनको हम टेक्निकल एनालिसिस आता है, हम समझते हैं स्टॉक को, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो इस लेवल का वेट करेंगे, और वेट करने पे हमारा अगर इस लेवल पे आता है तो हम इसको बाय करेंगे रिटेस्ट पे। रिटेस्ट मतलब जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ अगेन स्टॉक उसको लेवल को टच करने आता है एक बार, फिर रैली होती है। तो आपको अगर आपने इस लेवल पे एंट्री मिस कर दी तो आप इस लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, और आराम से इसके बाद आपको स्टॉप लॉस उसके नीचे, जहां पे लो बनाया उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखो, और आराम से धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा, और अच्छा खासा मूवमेंट दिखेगा जब स्टेज 2 में स्टॉक एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बिग प्लेयर ने लोड कर लिया, जो ऑपरेटर है उसने इस फेज में अच्छा खासा लोड कर लिया। देखो यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक गया, फिर ऊपर के फेज में जहां पे ये हाई बना है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पे बिग प्लेयर जिन्होंने लोड किया था इस स्टॉक को, वो लोग यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, अपनी क्वांटिटी को एक एक्यूमुलेट करके, जैसे नीचे बाय किया वैसे थोड़ा थोड़ा बुक करेगा, फिर सारे मूविंग एवरेज के नीचे रह के स्टॉक धीरे 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 गिरता रहे, क्योंकि हमको मालूम है अब यहाँ पे कोई बायर नहीं आने वाला है। ये देखो स्टॉक क्या डाउन ट्रेंड चल रहा है, आराम से कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने आपको वही बोला कि जब मार्केट में बियर फेज होता है या मार्केट गिर रहा होता है, उसके बाद ही मार्केट में सबसे बड़ा पैसा बनता है। सबसे बड़ा पैसा मार्केट में जब गिरता है और मार्केट में जब रिवर्सल आता है तो ही बनता है। तो कभी जब मार्केट गिरे ना तो ठीक है, मार्केट गिरता है, मार्केट का चढ़ना और गिरना एक नॉर्मल नेचर है, आप इससे नहीं भाग सकते, ये आपको हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई अगर आप मार्केट में बुल फेज में साथ में थे तो बियर फेज में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होगा तो वही पैसा जो आप पिछले 6 महीने में गिर रहा था ना, तो जितना आपने गिरा है उससे डबल पैसा आपको बना के देगा स्टॉक आपको 2 महीने में, मतलब जितना लॉस हुआ उससे ज्यादा आपको रिकवरी दे देगा 2 महीने में। क्योंकि रिकवरी होती है तो लोग बेच के, जो बेचे होते हैं फॉल में वही लोग बाय करने आते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो सबके पास न्यूज आती है ना, आप देखो हर जगह आपको नॉर्मल टीवी चैनल पे भी आता था कि मार्केट पिछले 10 दिनों में बहुत गिर गया, तो आप लोगों के पास, नॉर्मल लोगों के पास खबरें जाती हैं तो वो भी देखते हैं भाई मार्केट में क्या चलता है, क्यों कैसा बनता है, उनके पास भी धीरे धीरे नॉलेज आता है। और आजकल तो हमारे इंडिया में 22-22 30 करोड़ लोग तो कल ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं अभी आईपीएल खेल खेल के। ओके, तो वो लोग बाद में मार्केट में आएंगे, क्योंकि उनको जुआ खेलने की एक बार लत लग गई, अगर लत लग गई तो वो कहीं ना कहीं ऐसा स्टेज ढूंढेंगे जहां से पैसा अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो वो लोग अगर एंटर करेंगे, तो जो स्टॉक छोटे हैं जहां पे ये सब पैटर्न बनते हैं, वो सब अगर आप स्टॉक पिक करना सीख गए तो आपको, आप इसका अगर ऐसे स्टॉक में आपने नीचे लेके भी छोड़ दिया ना, जहां पे आपने ये एक्यूमुलेशन फेज देखा, ये देखो ये फॉल करने के बाद फिर से एक्यूमुलेशन फेज बना रहा है, जैसा ये फेज यहाँ बना रहा था अब ये यहाँ बना रहा है। अब जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा ना तो इसमें शार्प रैली होगी, फिर ये स्टॉक शायद इस बार फिर से यहाँ ब्रेकआउट दे तो ये क्या इस लेवल को टच करे या इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसका फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी का फंडामेंटल एकदम बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट ऑल टाइम हाई जा रहा है, और इस सेक्टर में तो डिमांड भी है, पाइप सेक्टर में एक बार यहाँ गया तो फिर आपको इजीली अच्छा खासा मूव होते हुए दिखेगा। तो आपको वैल्यूम में ये सारी चीजें ध्यान में रखनी, बाकी ये तो वैल्यूम का छोटा सा पार्ट है, बाकी जो 90% हम क्लास में बताएंगे, क्योंकि सारा कुछ बता दूंगा तो फिर हमारा कुछ नहीं रहेगा। ओके, अब ये हमारा वैल्यूम हो गया, अब इसके आगे क्या है वैल्यूम के बाद में, देखो वैल्यूम के बाद तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब आपको ये सारी चारों चीजों का, कोई ट्रेड आपको लेना होता है तो हमको ये चारों चीजों को ध्यान में देना होता है। ठीक है, अगर जैसे सपोज मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं, टाइम टेक्नोप्लास्ट, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं दिखाऊं तो आपको इसमें सब चीज का आपको देखने को मिलेगा। एक तो देखो पहला क्या है हमारा, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट। डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनाया, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमने इस लेवल पे दिया था 394 के आसपास। ओके, ये स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा था, लेकिन ये कहाँ से अब कहाँ से ऊपर से गिर रहा है अच्छा खासा, सारे मूविंग एवरेज के नीचे था, लेकिन अब क्या ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद स्टॉक थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आया। तो अब हमें क्या क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, जो चीज हमने देखी अभी तक उसका कंफर्मेशन देखो। पहला, ये तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के साथ इसमें बायर भी आया, अच्छी खासी वैल्यूम आई, दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 3 कंफर्मेशन हो गए। और अगर चौथा पैटर्न देखें तो ये क्या डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल का कभी ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है, कभी उसका ब्रेकआउट दिखे तो जिस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है इस लेवल के आसपास 394 पे दिया था, इस लेवल पे स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे का रखना अराउंड, अगर आपको देखना तो इसके आसपास रख सकते हैं 380, मतलब आपको 40 रुपीज का, 14 रुपीज का एसएल, और टारगेट आपको जो प्रीवियस हाई है जिस भी लेवल का वहां रख सकते हैं। तो मैंने 420 का टारगेट दिया था, इसके बाद 420 के बाद हमने 430 का भी एक टारगेट
दिया था, लेकिन दोनों टारगेट इसमें हिट हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा रखेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 2 से ऊपर का होगा। तो स्टॉप लॉस देखो 12 पॉइंट का था, टारगेट हमारा 30 से 32 पॉइंट का था। तो ऐसे आपको ये सारे चीज का कॉम्बिनेशन है, आपको प्राइस का, आपको चार्ट का, कैंडल स्टिक का, मूविंग एवरेज का, साथ में आपको वैल्यूम का, ये सारी चीजें कंबाइन करके आपको कोई स्टॉक को कैसे पिक करना है वो भी आप देख सकते हो। ओके, ये हमारा नॉर्मल सा एक ये है। बाकी अगर आपको दूसरा स्टॉक देखना है तो और भी आप देख सकते हो, कोई भी स्टॉक देख लो जो भी आपको चाहिए, जो भी हमने दिया होगा उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। हमने अगर आप देख लो JWL मैंने इस लेवल पे दिया था 313 पे। 313 में क्यों दिया? क्योंकि भाई आपको यहाँ पे ऑलरेडी बायर का वैल्यूम आ रहा है, हमें दिख रहा है, साथ में मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है, एक एक्यूमुलेशन जोन से निकल रहा है। ओके, अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप नॉर्मली इसमें ट्रेंड लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट देने को देखने को मिल रहा है। टारगेट हमने यही रखा था 350, वो क्रॉस कर गया, फट गया। ओके, अब इसमें अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका थोड़ा बड़ा आएगा, 420 430, फिर उसके बाद और ऊपर के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अगर सारी चीज आप कंबाइन करेंगे तो आपको इसमें ये देखने को मिलेगा। इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। तो आप अगर ये आप देख लो, आपको कुछ ना समझ आए तो मुझे DM करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट अगर आपको प्रॉपरली सीखना है बेसिक टू एडवांस तो आपको फिर क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको हम अप्रैल से एक नया बैच लेने जा रहे हैं, उसमें हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे। और मार्केट में एक चीज ध्यान रखना, जब मार्केट में पैनिक होता है तो उसके बाद जब रिकवरी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है, ये आप ध्यान रखना। तो अभी जो मार्केट में पैनिक फेज चल रहा था, अब हमारा सब कुछ चला गया। बस एक चीज पे ध्यान रखना कि इस बार का जो अप्रैल का अर्निंग है वो अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारा जो GDP ग्रोथ है अच्छा आया था। तो उतना खराब इस बार हमारा ये फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आएगा। तो अगर वो रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ तो मार्केट हमारा एक बार फिर से न्यू हाई की ओर जाते हुए दिख सकता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय।